इसी क्रम में आज हम लोग जो अगला टॉपिक है वो सिटीजन चार्टर के विषय में पढ़ने जा रहे हैं। नागरिक अधिकार पत्र कह सकते हैं आप इसको हिंदी में। लेकिन सिटीजन चार्टर ही कहें आप इसे। मैं यही कहूंगा कि आप इसे सिटीजन चार्टर ही कहिए, नागरिक अधिकार पत्र कहने के बजाय। तो क्या है सिटीजन चार्टर, नागरिक अधिकार पत्र, और किस तरीके से सिटीजन चार्टर लागू हुआ है, हम लोग इसके बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। क्या चैलेंजेस हैं, क्या उपाय किए जाने चाहिए। ये संकल्पना सबसे पहले ब्रिटेन में जन्मी। सिटीजन चार्टर का जो कॉन्सेप्ट आया वो सबसे पहले ब्रिटेन में आया, और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जॉन मेजर, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे जॉन मेजर 1991 में। उन्होंने सबसे पहले इस संकल्पना का विकास किया। है क्या सिटीजन मतलब नागरिक, चार्टर मतलब अधिकारों का दस्तावेज, अधिकार पत्र या अधिकारों का दस्तावेज। तो सिटीजन चार्टर का अर्थ हो गया नागरिकों के लिए अधिकारों का दस्तावेज। अब नागरिकों के लिए कौन से अधिकारों का दस्तावेज? अधिकार तो मूलाधिकार भी है, संविधान में दिए गए हैं। आरटीआई भी पढ़ा हम लोगों ने, ये भी एक तरीके का अधिकार है, ये कानूनी अधिकार है। मूल अधिकार संविधान में दिए गए हैं, ये कानून बनाकर दिए गए हैं, ये सब तो अधिकार है ही। ये कौन सा अधिकार है? ये वो अधिकार है जो विभागों के द्वारा दी जाने वाली सेवाओं को लोगों के अधिकार के रूप में कन्वर्ट कर देता है। ये वो अधिकार है, विभागों के द्वारा दी जाने वाली सेवाओं को लोगों के अधिकार में कन्वर्ट कर देता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसे कोई विभाग आज सेवा देता है, क्या सेवा देता है? कोई राशन कार्ड बना रहा है, कोई शिक्षा दे रहा है, मिड डे मील लागू कर रहा है, कोई स्वास्थ्य सुविधाएं, स्वास्थ्य विभाग स्वास्थ्य सुविधाएं दे रहा है, पासपोर्ट वाला पासपोर्ट बना रहा है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ड्राइविंग लाइसेंस बना रहा है, इत्यादि। यही विभाग से मिलने वाली सेवाएं हैं। सड़क निर्माण विभाग वाला सड़क बना रहा है, नगर पालिकाएं शहरों की साफ सफाई कर रही हैं, कूड़े का प्रबंधन कर रही हैं, यही सब तो है। विभाग हमें यही सेवाएं दे रहे हैं, इत्यादि इसी तरीके की सेवाएं दे रहे हैं। अब इन सेवाओं को अगर हम लोगों के अधिकार के रूप में कन्वर्ट कर दें तो अभी तो ये सेवाएं हैं कि भाई सुबह उठते ही झाड़ू लग जाएगी, सड़कें साफ हो जाएंगी, कूड़े उठ जाएंगे, नालियां साफ हो जाएंगी, ये जिम्मेदारी है नगर पालिका की। अगर मैं ये कहूं कि नगर पालिका की जिम्मेदारी तो है, लेकिन अब ये आज से लोगों का अधिकार होगा। अगर मैं ये कहूं कि आज से ये लोगों का अधिकार होगा कि वो सुबह सोकर उठेंगे तो उन्हें सड़कें साफ मिलेंगी, अब ये लोगों का अधिकार है, नगर पालिका की जिम्मेदारी नहीं। वो तो है ही अपना, वो तो विभाग है तो काम तो करेगा ही, लेकिन अब ये लोगों का अधिकार है। सड़कों पर कूड़ा नहीं मिलेगा। जो सड़कों पर कूड़ा है, जब आप घर से बाहर निकलेंगे सुबह सुबह कूड़ा गायब होगा, कूड़ा साफ हो चुका होगा, सफाई हो चुकी होगी। ये आपका अधिकार है। अभी तक तो सेवाएं मिल रही थी विभाग को, अब अधिकार है आपका। पहले राशन कार्ड विभाग बनाता था, आपको सेवा देता था। अब अगर आप राशन कार्ड बनाने के दायरे में आते हैं तो राशन कार्ड आपका बने, ये आपका अधिकार है। निश्चित समय में बने, क्वालिटी वाला बने, आपको परेशान ना होना पड़े बनाने के लिए, दौड़ना ना पड़े आपको बनवाने के लिए, समय सीमा के भीतर बन जाए। मिड डे मील सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली योजना है, 14 वर्ष तक के बच्चों को भोजन देता है। कभी छिपकली वाला देता है, कभी चूहे वाला देता है, लेकिन देता है। नवरात्र चल रहा है, ये सब नाम नहीं लेना चाहिए, गंदी बात है, लेकिन क्या करें, ऐसा है, ऐसी ही गुणवत्ता है, बहुत शिकायतें आती रहती हैं। लेकिन जो अगर हम ये कहें कि अब मिड डे मील के तहत भोजन पाना बच्चों का अधिकार है, राइट है, वैसे ही जैसे शिक्षा पहले विभाग देता था, अब 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा मूल अधिकार हो गया ना, मूल अधिकार हो गया आर्टिकल 21 क्लॉज में। ऐसे ही अगर ये लोगों के अधिकार बना दिए जाए तो बच्चों, जब हम विभागों के द्वारा दी जाने वाली इस प्रकार की सेवाओं को हम उनके अधिकार के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं कि ये उनका अधिकार होगा कि उन्हें मिले, ये उनका हक होगा कि उन्हें मिले, यही सिटीजन चार्टर है, यही सिटीजन चार्टर, इसी को नागरिक अधिकार पत्र कहते हैं। इसका मतलब है कि अभी आपने प्रधानमंत्री जी का संबोधन देखा था, अभी 2 दिन पहले जो उन्होंने शाम को 5 बजे वो संबोधन करते हैं, लोगों को बड़ा डर लगता है क्योंकि उनके संबोधन में कभी कभी बड़ी खतरनाक बातें होती है, लेकिन इस बार का संबोधन अच्छा था। तो उन्होंने कहा नागरिक देवो भव। आपने अगर वो संबोधन सुना हो, सुना तो नहीं होगा, पेपर में अगर पढ़ा हो, तो उन्होंने कहा नागरिक देवो भव, यानी हमारे लिए हमारा नागरिक ही देवता है, हमारे लिए हमारा नागरिक ही भगवान है। दुकानों पर अक्सर लिखा रहता है कि ग्राहक ही भगवान है। यही जो भाव है सरकारी विभागों में पोषित करना सिटीजन चार्टर है। तो लेकिन ऐसा तो सिविल सेवाओं का रोल कभी रहा नहीं, सिविल सेवाओं की ऐसी भूमिका तो कभी रही नहीं। सिविल सेवाएं तो बड़े मनमर्जी तरीके से काम करती रही हमेशा। तो सिविल सेवाओं की इस भूमिका को बदला जाए, ये शुरुआत ब्रिटेन ने की। ब्रिटेन में मार्गरेट थैचर, नाम सुना होगा आप लोगों ने, वहां की आयरन लेडी कहलाती हैं, लौह महिला कहलाती हैं, क्योंकि मार्गरेट थैचर ने सिविल सेवाओं में सुधारों की शुरुआत की। ब्रिटेन में सिविल सेवाओं में बहुत कमियां थी, बहुत कमजोरियां थी। अब ब्रिटेन की सिविल सेवाओं में वो कमजोरियां हटा दी गई हैं कड़े सुधारों के माध्यम से। मार्गरेट थैचर ने उसकी शुरुआत की और थैचर के आगे अनुयायी जॉन मेजर ने उसको अंतिम रूप प्रदान कर दिया। जॉन मेजर जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने घोषणा की, उन्होंने कहा कि अब तक बारी विभागों की थी, अब तक सरकारी संस्थाओं का युग था, अब तक सरकारी विभागों की बारी थी, जैसा चाहते थे वैसी सेवाएं देते थे। उन्होंने कहा वक्त बदल चुका है, अब बारी लोगों की है, समय बदल चुका है, अब बारी लोगों की है। अब विभागों को वैसी सेवाएं देनी पड़ेंगी जैसी लोगों की जरूरत है और जैसा लोग चाहते हैं। जॉन मेजर ने इसी घोषणा के साथ
कि वक्त बदल चुका है, समय बदल चुका है। अब सरकारी विभागों में बैठे हुए अधिकारी अपनी मर्जी से, अपने तरीके से सेवाएं नहीं देंगे, बल्कि जैसी जनता चाहती है, जैसी जनता की जरूरत है, जैसी जनता की अपेक्षा है, जैसी जनता की समस्या है, उसके अनुरूप सेवाएं देंगे। तो जॉन मेजर ने ये जो परिवर्तन किया, ये जो शिफ्ट किया सिविल सेवाओं की भूमिका में, इसी शिफ्ट को सिटीजन चार्टर का नाम दिया गया ब्रिटेन में। कैसे? हर विभाग अपना सिटीजन चार्टर घोषित करेगा। विभाग जो सेवाएं देता है, ट्रांसपोर्ट विभाग, एजुकेशन, हेल्थ, सारे विभाग, फूड एंड सप्लाई विभाग जो सेवाएं लोगों को प्रोवाइड करते हैं, अब वो सेवाएं सेवाएं नहीं बल्कि लोगों का अधिकार होंगी। अब वो केवल सेवाएं नहीं होंगी बल्कि लोगों का अधिकार होंगी। अर्थात विभागों के द्वारा दी जाने वाली सेवाओं का उल्लेख किया जाएगा एक दस्तावेज में, लेकिन वो विभागों के द्वारा दी जाने वाली सेवाओं के रूप में नहीं होंगी, बल्कि विभागों के द्वारा लोगों को दिए जाने वाले अधिकार के रूप में होंगी। तो अब विभाग लोगों को अधिकार प्रोवाइड करेंगे। इसी को सिटीजन चार्टर की संज्ञा दी गई। कैसे लागू हो, इसके लिए ब्रिटेन में चार्टर मार्क स्कीम की शुरुआत कर दी गई। हर विभागों के लिए चार्टर मार्क लेना जरूरी हो गया। चार्टर मार्क का मतलब है, जैसे आप कोई इलेक्ट्रिक वाला सामान खरीदते हैं, बिजली का सामान खरीदते हैं, तो आप देखते हैं कि उस पर आईएसआई की मुहर लगी है कि नहीं लगी है। आईएसआई वो पाकिस्तान वाला नहीं, ये इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, क्योंकि अगर उसका स्टैंप है तो इसका मतलब ये सामान भरोसे लायक है, खरीद सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप कोई भी खाद्य सामग्री खरीदते हैं, पैकेट बंद खाना खरीदते हैं, तो उस पर आप देखते हैं कि एफएसएसएआई का स्टैंप है कि नहीं है, उसका सर्टिफिकेशन है कि नहीं है। अगर एफएसएसएआई ने सर्टिफाइड कर दिया है तो इसका मतलब इसमें जो फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड है, उनका खाद्य सुरक्षा और मानक के जो दिशा निर्देश है, उनका पालन किया गया है। ऐसे ही ब्रिटेन ने तय किया कि सारे विभागों को चार्टर मार्क लेना होगा। सारे विभागों को चार्टर मार्क लेना होगा। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि एक निष्पक्ष संस्था बनाई गई ब्रिटेन में। उस निष्पक्ष संस्था से कहा गया कि तुम विभागों की भूमिका का आकलन करो और देखो कि उन्होंने कैसे सिटीजन चार्टर बनाए हैं और कैसे लागू कर रहे हैं। अगर उन्होंने अच्छा सिटीजन चार्टर बनाया है, अच्छे तरीके से लागू कर रहे हैं, लोगों के अधिकारों का सृजन कर रहे हैं, तो उन्हें चार्टर मार्क दो। और अगर कोई विभाग ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब विभाग में कमी है, कमजोरी है, तलाशो, सरकार से कहो तलाशो और ऐसे लोगों को निकाल के बाहर करो। भाई संगठन में कुछ लोग होंगे जिनकी वजह से ये गिरावट आई है, कुछ लोग होंगे जिनकी वजह से ये कमियां आई है, तो ऐसे लोगों को पहचानो, ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करो और ऐसे लोगों को निकाल बाहर करो, जिससे वे चार्टर मार्क पा सकें। हर विभाग को चार्टर मार्क पाना जरूरी होगा ब्रिटेन में। जो चार्टर मार्क नहीं पाएगा, पूरा विभाग साफ। कर्मचारियों को पहचाना जाएगा कि कौन कौन अक्षम लोग हैं जिनकी वजह से विभाग को चार्टर मार्क नहीं मिल पाया। एक झटके में पलक झपकते सबको नौकरी से बाहर, सबको नौकरी से बाहर। ब्रिटेन ने इतने कठोर स्टेप उठाए, नतीजा यह हुआ कि रातों रात ब्रिटेन की सिविल सेवाएं ग्राहकोन्मुखी हो गई। ग्राहक यानी लोग, उन्मुखी यानी उनकी तरफ झुकाव रख करके, उनकी तरफ संवेदनशीलता के साथ सेवाएं देने वाली हो गई। आज यदि मैं ये कहूं कि ब्रिटेन की सिविल सेवाएं विश्व में सबसे सक्षम सिविल सेवाएं हैं, तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगा, क्योंकि मार्गरेट थैचर और जॉन मेजर ने मिल करके ब्रिटेन की सिविल सेवाओं का कायाकल्प कर दिया। ब्रिटेन की सिविल सेवा हमसे भी ज्यादा खराब थी, या भारत की ही तरीके से कह लो, हमारी सिविल सेवाओं में बड़े खराब सिस्टम है, करप्शन है और सब कुछ है। ब्रिटेन की सिविल सेवाएं भी ऐसी ही थी, लेकिन वहां की प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर ने जब 5,000 पद खत्म कर दिए, लोगों को इकट्ठा नौकरी से निकाल दिया, तो वहां कोई आंदोलन नहीं हुआ। आंदोलन नहीं हुआ, वहां विपक्ष ने सपोर्ट किया कि अच्छा किया, सुधार जरूरी है। हमारे यहाँ अगर सरकार ऐसा कर दे तो विपक्ष तुरंत जाके उनके घर पे खाना खाने लगेगा, पानी पीने लगेगा कि हमको वोट देना, हम आएंगे तुमको फिर से नौकरी में भर लेंगे, क्योंकि देश में ऐसे ही आलतू फालतू गधों की जरूरत है जिनको कुछ नहीं आता है और वो ऊंचे पदों पर बैठ जाए। तो हमारे यहाँ तो विपक्ष इस तरीके की राग लाने लगता है। हमारे यहाँ विदेशों से चंदा मिलने लगेगा, एनजीओ बैठ के धरना प्रदर्शन करने लगेंगे। देखो लद्दाख में हो गया धरना प्रदर्शन बुद्धिजीविता के नाम पर, बिना मतलब, कोई अर्थ नहीं है उस आंदोलन का। लोकतंत्र चाहिए, राज्य चाहिए, अरे तुम्हारी अपनी स्वायत्त परिषद है, उससे शासन चलाओ, काहे को हंगामा कर रहे हो? चीन से लगा हुआ वो इलाका जिसको चीन अपने कब्जे में चाहता है, लद्दाख भारत का भाग नहीं मानता चीन। चीन कहता है लद्दाख हमारा हिस्सा है, यानी चीन का हिस्सा है। लद्दाख की निगाह चीन पर कब्जा करने की है। ऐसे क्षेत्र को हम अभी स्वतंत्र राज्य कैसे बना दें बिना पूरी व्यवस्था के, बिना अपनी सुरक्षा के? लेकिन उन्होंने एक लोकतंत्र का शब्द सुन लिया और लोकतंत्र का शब्द सुन करके विदेशों से पैसा लेकर के हंगामा करना शुरू कर दिया। वहां भी जंजी सड़क पर आ गए। तो भारत में ये बड़ी समस्या है। ब्रिटेन जैसे देशों में तो वहां लोग सपोर्ट करते हैं ऐसे सुधारों का, विपक्ष सपोर्ट करता है। हमारे यहाँ तो विपक्ष डफर है पूरी तरीके का, अकल ही नहीं उसके पास कि सोचना क्या है, करना क्या है, जो मर्जी आ रही है बोल रहा है। देश हित में है नहीं है पता नहीं, लोक हित में है नहीं है पता नहीं, बोलना है बस, मुंह खोलो कुछ भी बोलो। देश का क्या होगा, लोगों का क्या होगा, इससे क्या मतलब? राजनीति चमकानी है, कुर्सी दिख रही है, कुर्सी हासिल करनी है, भले ही देश को बेचना पड़े। वही मीर जाफर और पुरानी बातें अंग्रेजों वाली, जब अंग्रेज आए तो सब आपस में लड़ रहे थे, वही वाली बातें। तो हमारे यहाँ तो विपक्ष का रोल बेहद निगेटिव है, बेहद खतरनाक है देश के हित के लिए। ब्रिटेन में ऐसा नहीं था, नहीं था और आज भी नहीं है। इसलिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ये सुधार कर ले गए ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर। और इसलिए मैंने कहा कि अगर मैं ये कहूं कि ब्रिटेन की सेवा विश्व में आज सबसे सक्षम सिविल सेवाएं हैं, तो यह अतिशयोक्ति नहीं है, जबकि सबसे घटिया सिविल सेवाएं थी। मार्गरेट थैचर ने जब प्रधानमंत्री का पद संभाला तो ब्रिटेन की सिविल सेवाओं में बहुत बुराइयां थी, बहुत बुराइयां थी। जैसे भारत की सिविल सेवा, कहीं कहीं इससे भी बदतर।
लेकिन उन्होंने सुधार के लिए प्रतिबद्धता प्रकट की, जनता का समर्थन मिला, विपक्ष का समर्थन मिला, सुधार हो गया और वहां सभी विभागों के लिए चार्टर मार्क लेना जरूरी हो गया। अब इस चार्टर मार्क का नाम बदल दिया गया। हमारे यहाँ तो जनता ही नहीं सपोर्ट करती सुधारों का, विपक्ष भी सपोर्ट नहीं करता, तो सुधार कैसे होंगे? भारत जैसे देश के लिए बड़ी चिंता है। चार्टर मार्क का नाम वहां बदल दिया गया। इसे ग्राहक सेवा उत्कृष्टता स्कीम के नाम से अब जाना जाता है, कस्टमर सर्विस एक्सलेंस स्कीम कहते हैं अब इसे। 2008 से नाम बदल दिया गया इसका। अब इसका नाम कस्टमर सर्विस एक्सलेंस स्कीम कर दिया गया। इस तरीके से सिटीजन चार्टर की शुरुआत की गई भारत में और इस सिटीजन चार्टर के माध्यम से क्वालिटेटिव सर्विस प्रोवाइड करने पर बल दिया गया। जब सिटीजन चार्टर की घोषणा की जाएगी तो फोकस है क्वालिटेटिव और क्लाइंट ओरिएंटेड सर्विसेज प्रोवाइड करना। क्या करना होगा इसके लिए, क्या सिद्धांत अपनाए जाएंगे? पहली बात, प्रत्येक सेवाओं के मानक घोषित करने होंगे। पहले सेवाओं को पहचानना होगा, विभाग कौन कौन सी सेवाएं देता है। प्रत्येक सेवाओं की गुणवत्ता के मानक घोषित करने होंगे, स्टैंडर्ड घोषित करना होगा कि अगर हम ये सेवा दे रहे हैं तो इसका स्टैंडर्ड क्या होगा, यानी गुणवत्ता प्रधान सेवाएं दी जाए। तो गुणवत्ता प्रधान सेवाएं देने के लिए प्रत्येक सेवाओं की गुणवत्ता के क्वालिटी के मानक भी तय करने पड़ेंगे। तो प्रत्येक सेवाओं की गुणवत्ता के मानकों की घोषणा करना, सेवाएं कैसे प्रोवाइड की जानी है इसके बारे में सुधार करना, क्योंकि जब तक सुधार नहीं होगा तब तक बेहतर तरीके से सेवाएं प्रोवाइड नहीं की जाएंगी। तो विभागों की स्थितियों को परिवर्तित करना, लोगों से विचार विमर्श करना, फीडबैक का सिस्टम डेवलप करना जिससे सिटीजन चार्टर लागू हो। अगर कोई शिकायत उत्पन्न हो तो शिकायत का समय समय पर समाधान किया जा सके। सिटीजन चार्टर को लगातार अपडेट करते रहना निरंतर, क्योंकि एक बार हमने सिटीजन चार्टर घोषित कर दिया तो लोगों की समस्याएं आवश्यकताएं बदलती रहती हैं। उसके आधार पर सिटीजन चार्टर को भी फीडबैक लेकर के लगातार अपडेट करना है। यानी सिटीजन चार्टर एक बार का काम नहीं होगा, उसे टाइम टू टाइम अपडेट भी करना पड़ेगा। अपडेट करने के लिए लोगों से फीडबैक लेना पड़ेगा, फीडबैक सिस्टम बनाना पड़ेगा और विभागों में ज्यादा से ज्यादा पारदर्शिता और जवाबदेही लानी पड़ेगी, खुलापन लाना पड़ेगा। तभी विभाग लोगों से कनेक्ट कर पाएगा। अगर पर्दे के पीछे बैठा है, बंद कमरे में बैठा है तो कहां लोगों से कनेक्ट कर पाएगा? अगर शीश महल में बैठा है, खुले आसमान में बैठा है तो लोगों से कनेक्ट कर पाएगा। यानी खुलापन होना चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए, लोगों को ज्यादा से ज्यादा पता चले कि विभाग क्या करता है और जिम्मेदारियां अच्छे से निभानी होंगी। तो इन सब सिद्धांतों के आधार पर सिटीजन चार्टर का निर्माण किया जाता है। तो लिखो, पहले इतना लिखो, फिर भारत में सिटीजन चार्टर की चर्चा करते हैं। लिखो, सिटीजन चार्टर लिखो। सिटीजन चार्टर की शुरुआत, सिटीजन चार्टर की शुरुआत सर्वप्रथम 1991 में, सर्वप्रथम 1991 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री, सर्वप्रथम 1991 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री जॉन मेजर के द्वारा की गई। सर्वप्रथम ब्रिटिश प्रधानमंत्री जॉन मेजर के द्वारा की गई। उन्होंने कहा कि अब तक विभागों की बारी थी या सरकार की बारी थी, अब तक विभागों की बारी थी या सरकार की बारी थी, किंतु अब समय परिवर्तित हो चुका है, वक्त बदल चुका है, किंतु अब समय परिवर्तित हो चुका है, बदल चुका है। अतः अब नागरिकों की बारी है। अतः अब नागरिकों की बारी है। इस प्रकार नागरिक उन्मुखी सेवाएं प्रदान करने के लिए, ग्राहक उन्मुखी या नागरिक उन्मुखी सेवाएं प्रदान करने के लिए इस अवधारणा का प्रतिपादन किया गया। इस अवधारणा का प्रतिपादन किया गया। ब्रिटेन में चार्टर मार्क स्कीम भी शुरू की गई। ब्रिटेन में चार्टर मार्क स्कीम भी शुरू की गई। प्रत्येक विभाग के लिए चार्टर मार्क लेना अनिवार्य कर दिया गया। प्रत्येक विभाग के लिए चार्टर मार्क लेना अनिवार्य कर दिया गया। ब्रिटेन में चार्टर मार्क स्कीम भी शुरू की गई। ब्रिटेन में चार्टर मार्क स्कीम भी शुरू की गई। प्रत्येक विभाग के लिए चार्टर मार्क लेना अनिवार्य कर दिया गया। प्रत्येक विभाग के लिए चार्टर मार्क लेना अनिवार्य कर दिया गया। चार्टर मार्क विभागों की गुणवत्ता के आधार पर दिया जाता था। चार्टर मार्क विभागों की गुणवत्ता के आधार पर दिया जाता था। गुणवत्ता के आधार पर एक निष्पक्ष संस्था के द्वारा दिया जाता था, ऐसे लिख लो। चार्टर मार्क विभागों की गुणवत्ता के आधार पर एक निष्पक्ष व स्वतंत्र संस्था के द्वारा दिया जाता था। 2008 में इस स्कीम का नाम बदलकर 2008 में इसका नाम बदलकर ग्राहक सेवा उत्कृष्टता स्कीम कर दिया गया है। कस्टमर सर्विस एक्सेलेंस स्कीम, ग्राहक सेवा उत्कृष्टता स्कीम कर दिया गया है। पैरा चेंज करके लिखो, सिटीजन चार्टर का अर्थ है, पैरा चेंज करके लिखो, सिटीजन चार्टर का अर्थ है कि विभागों के द्वारा, सिटीजन चार्टर का अर्थ है कि विभागों के द्वारा घोषित किया जाने वाला वह दस्तावेज
विभागों के द्वारा घोषित किया जाने वाला वह दस्तावेज जो नागरिकों को समयबद्ध गुणवत्ता प्रधान जो नागरिकों को समयबद्ध गुणवत्ता प्रधान ग्राहकोन्मुखी सेवाएं समयबद्ध गुणवत्ता प्रधान ग्राहकोन्मुखी सेवाएं प्रदान करने पर बल देता है। प्रदान करने पर बल देता है। सृजन चार्टर निर्मित करने के लिए निम्नलिखित सिद्धांतों का पालन किया जाता है। सृजन चार्टर निर्मित करने के लिए निम्नलिखित सिद्धांतों का पालन किया जाता है। पहला पॉइंट लिखो, प्रत्येक सेवाओं को परिभाषित करना और उसके मानकों की घोषणा करना। सेवाओं को परिभाषित करना और उसके मानकों की घोषणा करना। अगला पॉइंट, सृजन चार्टर निर्मित करने में विभिन्न पक्षों की भागीदारी सुनिश्चित करना। विभिन्न पक्षों की भागीदारी सुनिश्चित करना। अगला पॉइंट, मानकों के अनुरूप गुणवत्ता प्रधान सेवाएं उपलब्ध कराना। अगला पॉइंट, यदि संभव हो तो लोगों के लिए चयन की स्वतंत्रता उपलब्ध कराना। अगला पॉइंट, एक उपयुक्त फीडबैक तंत्र का विकास करना जिसके आधार पर सृजन चार्टर को अपडेट करना। अगला पॉइंट, पारदर्शिता। अगला पॉइंट, जवाबदेही। इसका मतलब है विभागों में आंतरिक सुधार। इसका मतलब यह है पारदर्शिता, जवाबदेही आदि को लागू करना। तो ये हो गया सृजन चार्टर के बारे में कि सृजन चार्टर किस तरीके से हमने घोषित किए हैं, लागू किए हैं। अब भारत में सृजन चार्टर कैसे लागू हुआ है, हम लोग इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। भारत में सृजन चार्टर, तो जब सृजन चार्टर का कॉन्सेप्ट डिक्लेयर किया गया तो चूंकि हमने बताया कि विश्व बैंक ने पहले कह दिया कि भाई सुधार करोगे तो लोन मिलेगा, सुधार नहीं करोगे तब भी मिलेगा, लेकिन बड़ी कठोर शर्तों पर मिलेगा। शर्तें मानोगे तभी मिलेगा, शर्तें पूरी करोगे गुड गवर्नेंस की तो कम शर्तों पर, उदार शर्तों पर लोन मिलेगा। तो हमको भी लोन तो चाहिए, तो हमने सुधार करने शुरू किए। 1997 में हम लोगों ने लिखा था कि मुख्य सचिवों मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन हुआ जिसमें राष्ट्रव्यापी सुधारों की कार्य योजना निर्मित की गई। इसी कार्य योजना में आरटीआई, सृजन चार्टर जैसी चीज़ों का उल्लेख किया गया। तो जब इस कार्य योजना को एक्शन में लाया गया तो यहीं से सृजन चार्टर की भारत में शुरुआत हो गई और सृजन चार्टर भारत में लागू हो गया। धीरे धीरे भारत सरकार के विभागों ने सृजन चार्टर की घोषणा करनी शुरू की और आज भारत सरकार के लगभग सभी विभागों के पास सृजन चार्टर लागू है। राज्य सरकारों ने भी धीरे धीरे इनिशिएटिव लिया और धीरे धीरे राज्य सरकारों ने भी सृजन चार्टर की ओर कदम बढ़ाए। हालांकि राज्यों ने कुछ अलग रास्ता भी अपनाया, लेकिन भारत सरकार के पास आज सभी विभागों के पास सृजन चार्टर है। अब भारत में सृजन चार्टर लागू है, यानी नागरिक देवोभव वाले कॉन्सेप्ट पर। लेकिन आप में से कितनों को पता था कि सृजन चार्टर है हमारे यहाँ, कि भारत में सृजन चार्टर लागू है? नहीं ज्यादातर बच्चों को पता रहा होगा, जबकि आप सब पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, समाज के सबसे जागरूक बच्चों में शामिल हैं, क्योंकि सिविल की तैयारी कर रहे हैं। तो जो देश का एक आम नागरिक है जिसका पढ़ने लिखने से इस तरीके से कोई वास्ता नहीं है, जो सिविल की तैयारी नहीं कर रहा है, उसे कैसे पता चलेगा सृजन चार्टर क्या है? तो भारत में सृजन चार्टर घोषित तो कर दिया गया, लेकिन उस सृजन चार्टर के बारे में लोगों को जानकारी नहीं। अच्छा, मान लो किसी को सृजन चार्टर के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हो, तो क्या आप जिन विभागों से सेवाएं लेने जा रहे हैं, क्या आपने उन विभागों का सृजन चार्टर कभी पढ़ा? कितने विभाग का सृजन चार्टर आपने पढ़ा? वैसे तो नहीं पता है, लेकिन मान लो अगर किसी को पता है कि भाई सृजन चार्टर है कॉन्सेप्ट, तो हम ट्रेन से सफर करते हैं, करते ही होंगे। तो रेलवे का सृजन चार्टर एक बार पढ़ने लाओ। बस से सफर करते हैं तो लाओ जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट रोडवेज का जो सृजन चार्टर है वो एक बार पढ़ लें। पढ़ा किसी ने? तो हमारे यहां सृजन चार्टर ना तो लोगों को पता है कि सृजन चार्टर क्या है, अधिकांश लोगों को, और जिन्हें पता है उनको ये नहीं पता इसमें लिखा क्या है। नाम सुना है, ये नहीं पता लिखा क्या है। तो ऐसे लागू होने से क्या फायदा?
इसलिए भारत में सृजन चार्टर की घोषणा तो कर दी गई है, लेकिन सृजन चार्टर का लाभ लोगों को नहीं मिल पा रहा है। जब भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन हुआ था, तो भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से एक राजनीतिक दल निकला था। उस राजनीतिक दल में दिल्ली में लंबे समय तक सरकार भी बनाई और चलाई। जब वो राजनीतिक दल निकला उस भ्रष्टाचार के आंदोलन से, तो उसने प्रॉमिस किए बहुत सारे। इसीलिए दिल्ली की जनता ने सारे पुराने राजनीतिक दलों का सफाया कर दिया, सुपड़ा साफ। 70 में से 67 सीटें, 67 सीटें उस पॉलिटिकल पार्टी को दे दी, जो एकदम नई नहीं थी, आंदोलन से उपजी थी। 3 सीटें किसी तरीके से लोग अपनी बचा पाए, पुराने लोग जिनकी उस क्षेत्र में पकड़ मजबूत थी, पकड़ अच्छी थी। बाकी सब चुनाव हार गए, 67 लोग चुनाव हार गए 70 में से। दिल्ली ने पूरा बहुमत दिया। क्यों? क्योंकि जो आंदोलन से पॉलिटिकल पार्टी उपजी, उसने कहा कि जैसे ही हम सत्ता में आएंगे या जब आएंगे, हम आरटीआई को बहुत इफेक्टिव बनाएंगे, जो कमियां हैं दूर करेंगे, सिटीजन चार्टर को लागू करेंगे दिल्ली में, और सिटीजन चार्टर को लागू करने के लिए अलग कानून बनाएंगे। बड़ी बड़ी बातें की उनको, लोगों को लगा ये अच्छी बातें करता है, ये इसको चुनते हैं क्योंकि अच्छी बात करता है। लेकिन उन सारी बातों पर उन्होंने झाड़ू फेर दिया, सफाई कर दी, सारी बातों की सफाई कर दी। ना आरटीआई ना सिटीजन चार्टर। इतने लंबे समय तक सरकार बना के चले गए, एक बेनिफिट उन्होंने दिल्ली के लोगों को प्रोवाइड नहीं किया। हालात ये थे कि दिल्ली में कई सारे इलाके ऐसे थे जहां की सड़कें, जो नक्सली इलाके हैं, वहां उग्रवादी इलाके हैं, उनसे ज्यादा खराब थी। यही मुखर्जी नगर के आसपास और भी बहुत सारे इलाकों में ऐसे इलाके थे जहां की सड़कें नक्सली इलाकों से ज्यादा खराब है। उन इलाकों में अच्छी सड़कें बन गई हैं। ये देश की राजधानी के हालात। ना आरटीआई ना सिटीजन चार्टर। काहे का आरटीआई, काहे का सिटीजन चार्टर? सत्ता पाने के झुंझुने थे, सत्ता पाने का दिखावा था, सत्ता मिल गई, गो टू हेल। नागरिक कौन है? नागरिक तो केवल वोट पाने का साधन है। तुमने मुझे वोट दे दिया, अब गो टू हेल। शराब बेचने पे पीछे तुल गए। दिल्ली में शराब पीने की उम्र कम कर दी। शराब, विश्वविद्यालय के सामने शराब का मॉल खोल दिया। मैं उधर से गुजरा तो बड़ा, पहले ऐसी बिल्डिंग हुआ करती थी, चमचमाती हुई बिल्डिंग। मैंने कहा क्या खुल गया, इतनी चमक तो मैंने आज तक बड़े बड़े मॉल में भी नहीं देखी। निकल गया कार से, नहीं ध्यान दिया। दोबारा फिर दिमाग में नहीं आया, उधर से फिर गुजरा, फिर निकल गया। लेकिन वो चमचमाती हुई बिल्डिंग दूर से आंखों पे चकाचौंध उत्पन्न करती थी। अगली बार जब उधर से मैं विश्वविद्यालय के सामने से गुजरा, मैंने कहा अब तो कार को धीमी करके और देखना पड़ेगा कि चमचमाती हुई बिल्डिंग क्या है। शीशे की पूरा शीश महल, शीशे की बिल्डिंग, विश्वविद्यालय मेट्रो के ठीक सामने। मैंने जब कार धीमी हुई और मैंने देखा तो शराब का मॉल, पहली बार। ये दिल्ली की तरक्की की बात कर रहा हूं कि सरकारों ने आकर ये तरक्की शुरू की। शराब का मॉल। अब तक हम लोग वैसे शॉपिंग मॉल देखते थे, और पूरा कांच, पूरा शीश महल, पूरा शीश महल। दिन में सूरज की रोशनी से चमकता था, आपकी आंखें नहीं टिकती थी, और रात में लाइटों की रोशनी से, लाइट्स की रोशनी से चमकता था, आपकी आंखें नहीं टिकती थी। ऐसा आकर्षण, ऐसा आकर्षण। अरे स्कूल में ऐसा आकर्षण पैदा करते ना। स्कूल की तो बिल्डिंग बनाई, ये मुखर्जी नगर में बगल में ढका है। मेरे कुछ पुराने स्टूडेंट हैं, वहीं पढ़ाते हैं। वो बोले सर बिल्डिंग बनी है, अभी नई नई क्रैक आ गए हैं। ये हालात हैं बनाने के, अभी से 1 साल के भीतर क्रैक आ गए। लेकिन शराब की के लिए मॉल बना दिया, शीश महल बना दिया, और बच्चों के लिए टूटी बिल्डिंग बना दी। जो बिल्डिंग बनाई उसमें भी क्रैक आ गया। ये बगल में ढका स्कूल, की बात कर रहा हूँ। आज भी वो क्रैक बना हुआ है, बिल्डिंग में देखा जा सकता है। नई बिल्डिंग है, जल्दी बनी है। तो बड़ी बड़ी बातें करके सत्ता में आने के बाद ना आरटीआई, ना सिटीजन चार्टर, ना कुछ, कुछ भी नहीं। मोहल्ला क्लिनिक खोला गया। एक बार मैं मोहल्ला क्लिनिक की तरफ मैं गुजर रहा था, तो सामने मोहल्ला क्लिनिक दिखा। तो कौतूहलवश मैंने सोचा कि देखिए कितनी भीड़ है। मैंने थोड़ा सा झांकने की कोशिश की, देखने की, तो गाय बधी थी अंदर। गाय बधी थी अंदर, गाय और बैल। अपनी आंखों देखी घटना बता रहा हूँ, किसी की सुनी सुनाई नहीं। अपनी आंखों देखी घटना बता रहा हूँ, किसी की सुनी सुनाई नहीं। ये देश की राजधानी के हालात। मैंने कुछ लोगों से पूछा, जो काम करने वाले लोग हैं और उन्हें, उनके आजीविका के स्रोत कम हैं, उनकी आजीविका के स्रोत कम है, तो मिड डे मील जैसी योजना उनके लिए बहुत अच्छी है। तो मैंने फीडबैक लेने के लिए पूछा कि भाई अब तो बहुत अच्छी बात है कि मिड डे मील योजना के तहत बहुत अच्छा भोजन मिलता होगा। बड़े अच्छे शिक्षा मंत्री हैं, बड़े योग्य शिक्षा मंत्री हैं, बड़े कर्मठ हैं, जगह जगह स्कूल जाते रहते हैं, मैंने सुना है। तो अब तो गुणवत्ता बढ़ गई होगी, तो अब तो बच्चे स्कूल में भरपेट भोजन कर लेते होंगे। तो उन्होंने बताया नहीं साहब, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम घर से ही खाना बना के बच्चों को देते हैं, क्योंकि वो खाना हमारे बच्चों के खाने लायक नहीं है। तो हमने कहा फिर फायदा क्या, कौन खाता है? बोले केवल वही परिवार के लोग खाते हैं जिनके परिवार से भोजन बन के दिया नहीं जा सकता। केवल वही परिवार के लोग खाते हैं। क्योंकि हम अब यहाँ रह करके थोड़ी बहुत कमाई कर लेते हैं, हम इतना कर सकते हैं कि बच्चों को भोजन बना के दे सकें, इसलिए हम अपने बच्चों को भोजन घर से ही बना के देते हैं। ये क्रांतिकारी लोगों की सरकार थी। ये भ्रष्टाचार खत्म करने की मशाल हाथ में लेकर जो चलने वाले लोग थे, उनकी सरकार थी। और ये कहीं दूर दराज सुनी सुनाई बातें नहीं, ये बातें जो मैंने अपनी आंखों से देखी, अपने सामने मैंने समझी। मैंने केवल वो एग्जाम्पल आपको दिए हैं, केवल वो एग्जाम्पल दिए। और दिल्ली का एग्जाम्पल मैंने सिर्फ इसलिए दिया क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है। अन्य राज्यों में भी ऐसा ही होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर जगह राम राज्य, कहीं नहीं है। अन्य राज्यों में भी ऐसी गड़बड़ियां हैं, अन्य राज्यों में भी यही हालात हैं। लेकिन दिल्ली का एग्जाम्पल इसलिए क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है, फेस है पूरे विश्व का, फेस है भारत के लिए। इसलिए कम से कम यहाँ की गवर्नेंस की क्वालिटी तो गुड होनी चाहिए, बेस्ट होनी चाहिए। कम से कम यहाँ के शासन की गुणवत्ता तो सुधार लेते। वैसे सुधरना तो पूरे देश में चाहिए। जो दिल्ली में नहीं रहते उनका क्या कसूर है कि उनकी गुणवत्ता ना सुधरे? सुधरना तो पूरे देश के लिए चाहिए। लेकिन कम से कम दिल्ली को एक मॉडल बनना चाहिए।
देश के लिए। लेकिन भाई गजब का मॉडल है, 1700 से ज्यादा अवैध कॉलोनियां बसा दी गई दिल्ली में। पुलिस ने रिश्वत खाई, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के लोगों ने रिश्वत खाई, नगर पालिकाओं ने रिश्वत खाई, और रिश्वत खा करके 1700 से ज्यादा अवैध कॉलोनियां दिल्ली में बसा दी गई। अवैध कॉलोनियां 1700 से ज्यादा, हर कॉलोनी में हजारों मकान। ऐसा अदम्य भ्रष्टाचार का उदाहरण प्रस्तुत किया है दिल्ली की सरकारों ने, ये अकल्पनीय है, अकल्पनीय है। और बिना नौकरशाही की रिश्वतखोरी के ऐसा अदम्य भ्रष्टाचार नहीं हो सकता। अभी एक बिल्डिंग गिरेगी मुखर्जी नगर में, आप लोग न्यूज़पेपर में पढ़ना, आप दूर दूर तक भी जाएगी न्यूज़पेपर में आवाज। 12 साल पुरानी बिल्डिंग है, और आईआईटी ने जांच के पश्चात उस पर अपनी मुहर लगा दी है कि एज सुन एज पॉसिबल इस बिल्डिंग को गिरा दो, क्योंकि ये बिल्डिंग रहने लायक नहीं है। नहीं, मुखर्जी नगर में बनी हुई भ्रष्टाचार की बिल्डिंग है, डीडीए ने बनाई है, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के इंजीनियर्स और अधिकारियों ने मिलकर बनाई है, और लोगों को फ्लैट आवंटित किए। हालात ये है, मैंने खुद जाकर के देखा उस बिल्डिंग में, जो दीवार है, दीवालों से सीढ़ियों ने अपनी जगह छोड़ दी है 10-12 साल में। कैसा भ्रष्टाचार है। तो सरकारों ने सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार का उदाहरण पेश किया इस देश में। जिसको जहां लूटने का मौका मिला उसने वहां लूट की। 1700 से ज्यादा अवैध कॉलोनियां अकेले दिल्ली में है, और आपके शहरों में भी अनियोजित विकास है। तो भारत में सृजन चार्टर को लागू करने के लिए जो पहल की गई है, बस केवल कागजी पहल है। यह सब कुछ तब हुआ है जब सृजन चार्टर है, क्योंकि 1997 के बाद से हमारे यहाँ सृजन चार्टर लागू हो गया। 2001-2 आते आते भारत सरकार के सभी विभागों ने सृजन चार्टर की घोषणा कर दी, और हमारे यहाँ सृजन चार्टर लागू हो गया। लेकिन सृजन चार्टर लागू होने के बावजूद भी क्या आपको क्वालिटेटिव सर्विस मिलती है? क्या आपको गुणवत्ता प्रधान सेवाएं मिलती हैं? संभवतः नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि सृजन चार्टर की घोषणा करने में और लागू करने में एक गैप है, एक अंतर है। सृजन चार्टर को घोषित करने और लागू करने में अंतर क्यों है, गैप क्यों है? क्योंकि प्रशासनिक सुधार नहीं हुए, आज भी नहीं हुए। ब्रिटेन की तरीके से प्रशासनिक सुधार होने चाहिए थे कि कम से कम 10% लोगों को सरकारी नौकरी से निकाल के बाहर करो, जिनकी वजह से सरकारी नौकरियों की गुणवत्ता खराब है और वे रिश्वत का ही खाना खाते हैं, रिश्वत की ही पानी पीते हैं। तो कम से कम 10% लोगों की नौकरी विद इमीडिएट इफेक्ट। आज निर्णय लो और कह दो कल से ऑफिस नहीं आना है, नौकरी तुम्हारी गई, आज से नौकरी खत्म हो गई तुम्हारी। ऐसे भ्रष्टाचारियों को, ऐसे अक्षम लोगों को, केवल भ्रष्टाचारियों को ही नहीं, जो अकर्मण्य है, अक्षम है, ऐसे लोगों को भी पहचाना जाए, उनकी नौकरी खत्म कर दी जाए। कौन सी सरकार ये अदम्य साहस दिखाएगी? कोई नहीं दिखाएगी। समस्या ये है, उत्तर प्रदेश में तो योगी जी ने ये कह दिया कि सारे टीचर्स को अटेंडेंस देनी पड़ेगी। अब व्हाट्सएप से एक ऐप बनाएंगे, उस ऐप से अटेंडेंस, स्कूल आते ही अटेंडेंस लगानी पड़ेगी। दूसरे दिन सारे टीचर काला फीता बांध के पहुंच गए स्कूल, बोले विरोध करते हैं हम सरकार के निर्णय का, क्योंकि हम आते नहीं है स्कूल समय से। कोई ठेकेदारी कर रहा है, कोई किसानी कर रहा है, कोई शेयर मार्केट में पैसा लगा रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, और सरकारी स्कूल से केवल तनख्वाह उठा रहे हैं। ऐसा ही है ज्यादातर उत्तर प्रदेश में स्कूलों में। जब अटेंडेंस का निर्णय लिया गया तो सबने विरोध कर दिया कि हमारा ठेकेदारी हमारी बंद हो जाएगी, बिजनेस हमारा बंद हो जाएगा, खेती हमारी बंद हो जाएगी, क्योंकि हम तो केवल सरकार से तनख्वाह लेते हैं, और ऊपर के अधिकारी को हर महीना रिश्वत पकड़ा देते हैं, वो भी कुछ नहीं बोलता, पढ़ाते कुछ भी नहीं है। पूरे देश में, पूरे प्रदेश में विरोध हो गया, विपक्ष तुरंत कूद गया, मैं समर्थन करता हूं टीचरों का, मैं आऊंगा, खत्म कर दूंगा ये, यानी तुम जैसा तांडव कर रहे हो करते रहो। तो भारत में सबसे बड़ी समस्या ये कि अगर सुधार के लिए कोई निर्णय लिया जाए तो विपक्ष तुरंत सुधारों के विरोध में कूद जाता है। अरे सरकार ने सुधार कर दिया, इस देश के लोगों को तो नारकीय जीवन जीना चाहिए, कैसे सुधार करके अच्छा काम किया जा रहा है, चिंता मत करो, मैं आऊंगा तो मैं तुमको नरक में फिर से भेजूंगा, सुधार होने नहीं दूंगा। और जनता भी कहती है वाह क्या नेता है, यही अच्छा नेता है, ये हमको नरक में जीवन रखेगा, ये हमको नारकीय जीवन देगा, इसलिए इसी को वोट दो, क्योंकि हमारी जाति का है, हमारे धर्म का है, भले ही बुद्धिहीन है, भले ही अकल से पैदल है, लेकिन जाति का तो है, वोट दे दो, हमको नरक में तो ले जाएगा, हमारे लिए सुधार तो नहीं करेगा, कितना अच्छा काम करेगा, हमको नरक में ले जाएगा। ये जो परसेप्शन भारत में बना है लोगों में, जागरूक, इसको हम लोग कहते हैं जागरूकता का अभाव। लिखने में लिखते हैं जागरूकता का अभाव, लोगों में जागरूकता का अभाव है, सरकार के साथ भागीदारी का अभाव है, और इस जागरूकता के अभाव और भागीदारी के अभाव के कारण सृजन चार्टर को प्रभावी तरीके से लागू नहीं किया जा सका। प्रशासनिक सुधारों, आंतरिक सुधारों का अभाव रहा है। हमारे यहाँ जो सृजन चार्टर घोषित किए गए उनकी गुणवत्ता बहुत अच्छी नहीं है। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने और भारत के लोक प्रशासन संस्थान ने भी अपनी रिपोर्ट में यह कहा कि भारत में घोषित किए जाने वाले सृजन चार्टर की गुणवत्ता अच्छी नहीं रही है, उनके कंटेंट की गुणवत्ता अच्छी नहीं रही है। ज्यादातर सृजन चार्टर अपडेट नहीं किए जाते, एक बार का काम रह जाता है। लेकिन ये अच्छी बात है कि भारत सरकार के लगभग 60% मंत्रालयों ने, 60% मंत्रालयों ने अपने सृजन चार्टर अपडेट किए हैं। जैसे अभी एमएसएमई ने हाल में ही अपना जो मध्यम और लघु उद्योग वाला मंत्रालय है, उस मंत्रालय ने अभी हाल में ही अपना सृजन चार्टर अपडेट किया है। तो ये अच्छी बात है कि भारत के लगभग 60% मंत्रालयों ने अपने सृजन चार्टर को पिछले 1-2 वर्षों में अपडेट करने का काम किया है। लेकिन इसके अलावा सृजन चार्टर का प्रचार प्रसार नहीं किया गया, सृजन चार्टर का प्रचार प्रसार नहीं किया जाता, लोगों को पता ही नहीं है कि ये क्या चीज़ है, फीडबैक तंत्र का विकास नहीं किया गया है। तो इन सारी दिशाओं में हमें कदम उठाने पड़ेंगे, और तभी हम सृजन चार्टर को इफेक्टिवली भारत में लागू कर पाएंगे। जैसे जैसे सृजन चार्टर की गुणवत्ता बढ़ेगी, वैसे वैसे विभागों के द्वारा दी जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता भी बढ़ेगी, वैसे वैसे प्रशासनिक सुधार, प्रशासनिक क्षमता भी बढ़ेगी। इसलिए और वैसे ही गुड गवर्नेंस के लक्षण उत्पन्न होंगे। तो हमें सृजन चार्टर में सुधार के लिए कठोर कदम उठाने होंगे। तो लिखो भारत में सृजन चार्टर, लिखो भारत में 1996 और 1997 में 1996 और 1997 में मुख्य सचिवों और मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन के पश्चात, मुख्य सचिवों और मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन के पश्चात सुधारों की राष्ट्रव्यापी कार्ययोजना के अंतर्गत, सुधारों की राष्ट्रव्यापी कार्ययोजना के अंतर्गत
सिटीजन चार्टर को लागू करने का निर्णय लिया गया। सिटीजन चार्टर को लागू करने का निर्णय लिया गया। धीरे धीरे भारत सरकार और राज्य सरकारों ने धीरे धीरे भारत सरकार और राज्य सरकारों ने इस दिशा में कदम उठाने प्रारंभ किए। धीरे धीरे भारत सरकार और राज्य सरकारों ने इस दिशा में कदम उठाने प्रारंभ किए। वर्तमान समय में भारत सरकार के सभी विभागों ने सिटीजन चार्टर घोषित किए हैं या लागू किए हैं। वर्तमान समय में भारत सरकार के सभी विभागों ने सिटीजन चार्टर घोषित किए हैं। किंतु भारत में घोषित किए गए सिटीजन चार्टर में निम्नलिखित कमियां विद्यमान रही हैं। भारत में घोषित किए गए सिटीजन चार्टर में निम्नलिखित कमियां विद्यमान रही हैं। पहला पॉइंट लिखो। भारत में घोषित किए गए कुछ सिटीजन चार्टर की भारत में घोषित किए गए कुछ सिटीजन चार्टर की विषय वस्तु की गुणवत्ता अच्छी नहीं है। कंटेंट की क्वालिटी अच्छी नहीं है। विषय वस्तु की गुणवत्ता अच्छी नहीं है। कुछ की, बाकी सबकी ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखो। प्रशासनिक सुधारों या विभागों में आंतरिक सुधारों के लिए प्रशासनिक सुधारों या विभागों में आंतरिक सुधारों के लिए प्रभावी पहल नहीं की गई है। प्रशासनिक सुधारों या विभागों में आंतरिक सुधारों के लिए प्रभावी पहल नहीं की गई है। अगला पॉइंट लिखो। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। सिटीजन चार्टर निर्मित करने से पूर्व सिटीजन चार्टर निर्मित करने से पूर्व विभिन्न विभिन्न पक्षों से विचार विमर्श नहीं किया गया है। विभिन्न पक्षों से विचार विमर्श नहीं किया गया है। अगला पॉइंट लिखो। सिटीजन चार्टर को अपडेट करने में भी अधिक रुचि नहीं दिखाई गई है। सिटीजन चार्टर को अपडेट करने में भी अधिक रुचि नहीं दिखाई गई है। वर्तमान समय में लगभग 60% मंत्रालयों ने ही लगभग 60% मंत्रालयों ने ही सिटीजन चार्टर को अपडेट किया है। लगभग 60% मंत्रालयों ने ही सिटीजन चार्टर को अपडेट किया है। अगला पॉइंट लिखो। सिटीजन चार्टर निर्मित करने में जनता की भागीदारी और फीडबैक की उपेक्षा की गई है। अगला पॉइंट। सिटीजन चार्टर के लिए प्रभावी फीडबैक तंत्र का विकास नहीं किया गया है। सिटीजन चार्टर के लिए प्रभावी फीडबैक तंत्र का विकास नहीं किया गया है। अगला पॉइंट लिखो। सिटीजन चार्टर का प्रचार प्रसार नहीं किया गया है। लोगों को पता ही नहीं है सिटीजन चार्टर के बारे में। सिटीजन चार्टर का प्रचार प्रसार नहीं किया गया है। अब लिखो उपाय या सुझाव। लिखो। सिटीजन चार्टर के सार को व्यक्त करते हुए वर्तमान प्रधानमंत्री ने नागरिक देवो भव का विचार प्रतिपादित किया है। नागरिक देवो भव, नागरिक ही देवता है। नागरिक देवो भव का विचार प्रतिपादित किया है। अतः इस मूल मंत्र को ध्यान में रखते हुए सिटीजन चार्टर के लिए निम्नलिखित सुधार किए जाने चाहिए। सिटीजन चार्टर के लिए निम्नलिखित सुधार किए जाने चाहिए। निम्नलिखित सुधार किए जाने चाहिए। डैश करके लिखें पहला पॉइंट। पहला पॉइंट लिखें। विभागों में आंतरिक सुधार किए जाने चाहिए।
विभागों में आंतरिक सुधार किए जाने चाहिए। दूसरा पॉइंट, सृजन चार्टर निर्मित करने से पूर्व या निर्मित करते समय नागरिकों नागरिकों और अन्य पक्षों से विचार विमर्श किया जाना चाहिए। अन्य पक्ष मतलब विभाग के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, जिनको लागू करना है, उनसे भी तो बात की जाए, क्योंकि सबसे ज्यादा जिम्मेदारी उन्हीं पर है जिनको लागू करना है। तो नागरिकों एवं अन्य पक्षों यानी विभाग के कर्मचारियों आदि से विचार विमर्श किया जाए, विचार विमर्श किया जाए। अगला पॉइंट लिखो, सृजन चार्टर का प्रचार प्रसार किया जाए, सृजन चार्टर का प्रचार प्रसार किया जाए। अगला पॉइंट लिखो, सृजन चार्टर के अपडेट करने, सृजन चार्टर के अपडेट करने की उपयुक्त व्यवस्था निर्मित की जाए, सृजन चार्टर के अपडेट करने की उपयुक्त व्यवस्था निर्मित की जाए। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, सृजन चार्टर के लिए उपयुक्त फीडबैक तंत्र निर्मित किया जाए, सृजन चार्टर के लिए उपयुक्त फीडबैक तंत्र निर्मित किया जाए। अगला पॉइंट लिखो, सृजन चार्टर के संबंध में ब्रिटेन जैसे देशों, सृजन चार्टर के संबंध में ब्रिटेन जैसे देशों, क्योंकि ब्रिटेन में सबसे अच्छे तरीके से लागू है, ब्रिटेन जैसे देशों के अनुभवों से शिक्षा ग्रहण कर उपयुक्त सुधार किए जाएं, उपयुक्त सुधार किए जाएं। अगला पॉइंट, विभागों के द्वारा दी जाने वाली सेवाओं, विभागों के द्वारा दी जाने वाली सेवाओं के मानक घोषित किए जाएं, विभागों के द्वारा दी जाने वाली सेवाओं के मानक घोषित किए जाएं और उनकी गुणवत्ता में सुधार किया जाए, और उनकी गुणवत्ता में सुधार किया जाए। अगला पॉइंट, सृजन चार्टर के क्रियान्वयन का, सृजन चार्टर के क्रियान्वयन का निष्पक्ष मूल्यांकन करने के लिए, निष्पक्ष मूल्यांकन करने के लिए स्वतंत्र तंत्र विकसित किया जाए, स्वतंत्र तंत्र विकसित किया जाए। सेवोत्तम मॉडल। अब इसी सृजन चार्टर के आधार पर द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने सेवोत्तम मॉडल का सुझाव दिया है। दो शब्दों से बना है, सेवा प्लस उत्तम। सेवा समझ ही रहे हैं आप, और एक्सेलेंट, उत्कृष्ट। तो ब्रिटेन की ग्राहक सेवा उत्कृष्टता स्कीम के आधार पर भारत में भी सेवोत्तम मॉडल की शुरुआत की गई है, यानी विभागों के द्वारा एक्सेलेंट सर्विस प्रोवाइड की जाए। सेकंड एआरसी ने, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि भारत में दी जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता बेहद खराब है। भ्रष्टाचार, लाल फीताशाही, तमाम तरीके की बुराइयां जो नौकरशाही में विद्यमान है उसने गिनाई और कहा इसलिए सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए सेवोत्तम मॉडल को लागू किया जाना चाहिए। कैसे लागू किया जाए सेवोत्तम मॉडल? तीन बातों पर सेवोत्तम मॉडल के लिए बल दिया गया कि सृजन चार्टर घोषित किए जाए सभी विभागों में। दूसरा, जन शिकायत निवारण तंत्र विकसित किया जाए। और तीसरा, सेवा की गुणवत्ता में वृद्धि की जाए, सेवा की गुणवत्ता में सुधार किया जाए। तो सृजन चार्टर की अच्छी सृजन चार्टर की घोषणा हो, सृजन चार्टर को अच्छे तरीके से लागू किया जाए और फिर उसकी समीक्षा की जाए जिससे कि उसको लगातार इंप्रूव किया जाए। जरूरी है जनता की शिकायत के निवारण के लिए एक शिकायत प्राप्त करने की व्यवस्था हो कि जनता कहीं शिकायतें दे सके, अपनी शिकायत कह सके, उस शिकायत के उपयुक्त समाधान की व्यवस्था हो और ऐसे बचाव तंत्र की व्यवस्था हो जिससे कि शिकायतें जल्दी उत्पन्न ना हो सके। ऐसे कदम उठाए जाएं। सेवाओं की गुणवत्ता में भी सुधार के लिए व्यापक कदम उठाए जाने चाहिए। पहली बात, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारना होगा विभागों में, जिससे कि क्योंकि बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के बेहतर सेवाएं नहीं दी जा सकती। विभागों में कंप्यूटर हो, इंटरनेट हो, सब में है, और भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है सर्विस देने के लिए, सब इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार हो। जो अधिकारीगण हैं, सिविल सेवा है, उस सिविल सेवा में सुधार किया जाए, लोगों में सुधार किया जाए, तो सरकारी अधिकारियों में सुधार किया जाए। जो सक्षम लोग हैं उनको विभागों में रहना दिया जाए, जो अक्षम है उनको नौकरी से निकाल बाहर किया जाए। कोई भावनात्मक लगाव की जरूरत नहीं है। जो जिस लायक है उसको वो काम मिलेगा। अगर सिविल सेवा के लायक नहीं है तो नौकरी से निकाल के बाहर कीजिए उन्हें, जाके कोई दूसरा काम करें। जो सिविल सेवा में रहेगा वो सक्षम ही रहेगा, सीधी सी बात है। और ग्राहक जो लोग हैं, ग्राहकों को भी उनके लेवल पर भी सुधार करना पड़ेगा। क्या सुधार करना पड़ेगा? उनको जागरूक बनाना पड़ेगा। उनसे कहा जाए कि भाई तुम भी सरकारी विभागों के साथ भागीदारी निभाओ, हिस्सेदारी निभाओ। जब तुमसे राय मांगी जाए अपनी राय दे दो,
तो इस तरीके की भूमिकाएं निभाई जाए। तो जब एक ये व्यापक परिवर्तन आएगा, बड़ा परिवर्तन आएगा, तो ये सेवोत्तम मॉडल के रूप में जन्म लेगा। बाकी सेवोत्तम मॉडल के रूप में कुछ वही सिद्धांत भी बताए गए कि भाई इनको लागू कैसे किया जाए, सेवाओं की परिभाषा मानक तय किया जाए, प्रशासनिक सुधार किए जाए, तमाम सारी बातें। तो लिख लो सेवोत्तम मॉडल, लिखो लागू है भारत में। लेकिन अब कैसे कहें, हमारे यहाँ जो भारत सरकार का कार्मिक विभाग है वो सेवोत्तम सर्टिफिकेट देता है विभागों को। विभागों को सेवोत्तम सर्टिफिकेट देने का मतलब है कि ये विभाग बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं। लेकिन जिन विभागों को सेवोत्तम सर्टिफिकेट मिला है, मेरे पास जानकारी है, मैं साक्षी हूं कि उन विभागों में भी रिश्वत दिए गए हैं, बिना रिश्वत के काम नहीं हुआ है। ऐसे सेवोत्तम सर्टिफिकेट मिलता है। तो नौकरशाही तंत्र है पूरा, नौकरशाही डिसाइड करती है किसको सेवोत्तम सर्टिफिकेट देना है। सब चोर चोर मौसेरे भाई ऊपर बैठे हैं, नीचे बैठे हैं, सब आपस में मिल बैठ के बांट लेते हैं किसको सेवोत्तम सर्टिफिकेट देना है। सेवोत्तम सर्टिफिकेट देने का काम अगर किसी प्राइवेट एजेंसी को दे दिया जाए, हालांकि हमारे यहाँ प्राइवेट एजेंसी भी रिश्वत खा लेती है। रिश्वतखोरी इस देश की बहुत बड़ी समस्या है, सामाजिक नैतिकता का पतन बहुत बड़ी समस्या है, और रिश्वतखोरों के प्रति हमारे पास टॉलरेंस है, जबकि जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। जीरो टॉलरेंस के आधार पर काम करेंगे तब नकेल लगेगी, समाज भी उन्हें एक्सेप्ट कर लेता है, और कानून तो कुछ कहना ही नहीं है, न्यायपालिका कुछ कहने वाली बात ही नहीं है। क्या कहें न्यायपालिका को, न्यायाधीश अपने अपने विचार के आधार पर जजमेंट देते हैं। कोर्ट का जजमेंट होने के बजाय जज का जजमेंट होता है। वैसे तो जजमेंट कोर्ट का होना चाहिए, अब जजमेंट जज का होता है, क्योंकि व्यक्ति अपने अपने विचार के आधार पर जजमेंट देता है और उसको प्रचारित प्रसारित भी करता है। न्यायाधीशों में भी पॉपुलर होने की महत्वाकांक्षा जग गई है। कोई कुत्ते का न्याय देकर के खुश है, कोई बुलडोजर का न्याय देकर खुश है, पॉपुलराइज करता है कि मैंने कुत्ते के बारे में न्याय देकर मैंने कुत्तों का आशीर्वाद लिया, कोई बुलडोजर का आशीर्वाद ले रहा है, कोई बुलडोजर का न्याय देकर खुश है। जब न्यायाधीश इस तरीके से सार्वजनिक वक्तव्य देंगे तो ऐसे न्यायपालिका की क्या गरिमा, और ऐसे न्यायाधीशों से हम किस प्रकार की अपेक्षा करेंगे कि वो देश में बेहतर न्याय देंगे। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि न्यायपालिका में भी पतन आया है, और ऐसे ऐसे न्यायाधीश न्यायपालिका में बैठे हैं जिनके अपने अपने इंडिविजुअल माइंडसेट हैं, और जो अपने अपने इंडिविजुअल माइंडसेट से डिसीजन दे रहे हैं, बजाय इसके कि एक सिस्टम का डिसीजन एक सिस्टम का होता है ना, कोर्ट का होता है, न्यायाधीश का नहीं होता। न्यायाधीश तो कोर्ट का हिस्सा है, लेकिन पतन हर तरफ है, चारों तरफ है, और इस पतन को रोकने के लिए कदम कैसे उठे ये भी बेहद चिंताजनक है। तो चिंता है, लिखो सेवोत्तम मॉडल, लिखो सेवोत्तम मॉडल, लिखो ब्रिटेन के ग्राहक सेवा उत्कृष्टता स्कीम, कस्टमर सर्विस एक्सलेंस स्कीम, 2008 में इसका नाम बदल कर दिया गया था चार्टर मार्क का। ब्रिटेन के ग्राहक सेवा उत्कृष्टता स्कीम के आधार पर भारत में द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने अपनी 12वीं रिपोर्ट, कॉमा में लिखो नागरिक केंद्रित प्रशासन, अपनी 12वीं रिपोर्ट नागरिक केंद्रित प्रशासन में सेवोत्तम मॉडल को लागू करने का सुझाव दिया। सेवोत्तम मॉडल को लागू करने का सुझाव दिया। भारत में सेवोत्तम मॉडल को लागू करने का सुझाव दिया। आयोग ने स्वीकार किया कि भारत में दी जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता अच्छी नहीं रही है। आयोग ने स्वीकार किया कि भारत में दी जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता अच्छी नहीं रही है, अतः इनमें कठोर सुधार आवश्यक है, जिसके लिए निम्नलिखित 3 बिंदुओं पर बल दिया जाना चाहिए। पहला, सिटीजन चार्टर। दूसरा, जन शिकायत निवारण तंत्र। तीसरा, सेवा की गुणवत्ता में सुधार। पैरा चेंज करके लिखो, आयोग ने उपर्युक्त के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए हैं। पहला पॉइंट लिखो, सेवाओं को परिभाषित करना एवं ग्राहकों का निर्धारण करना। अगला पॉइंट, प्रत्येक सेवा के लिए मानक एवं मानदंड घोषित करना। अगला पॉइंट, निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए क्षमता का विकास करना। अगला पॉइंट, मानक के अनुसार निष्पादन पर बल देना। अगला पॉइंट, मानक सुनिश्चित करने के लिए निष्पादन की मॉनिटरिंग करना। अगला पॉइंट, एक स्वतंत्र
पद्धति के द्वारा, एक स्वतंत्र पद्धति के द्वारा प्रभावों का मूल्यांकन करना, स्वतंत्र पद्धति के द्वारा प्रभावों का मूल्यांकन करना। और अगला पॉइंट, मॉनिटरिंग एवं मूल्यांकन के परिणाम के आधार पर, मॉनिटरिंग एवं परिणाम के मूल्यांकन के आधार पर सतत सुधार करना, निरंतर सुधार करना, निरंतर सुधार करना। तो ये हो गया सेवोत्तम मॉडल। अब कुछ राज्यों ने क्या किए हैं, अपने यहाँ कानून बनाए हैं और उन कानूनों के माध्यम से नागरिकों को सेवाएं देने की वचनबद्धता प्रकट की है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार इत्यादि लगभग 19 राज्यों ने इस तरीके के कानून बनाए हैं जिसको जन सेवा गारंटी, लोक सेवा गारंटी आदि आदि नामों से जाना जाता है। नाम भी ऐसे ही मिलते जुलते हैं, कहीं जन सेवा गारंटी कहते हैं, कहीं लोक सेवा गारंटी कहते हैं। लोक सेवा गारंटी अधिनियम, जन सेवा गारंटी अधिनियम आदि नामों से बनाए गए हैं। पर्पज यह है कि लोगों को समय पर और गुणवत्ता प्रधान सेवाओं की गारंटी उपलब्ध कराई जाए, कानूनी गारंटी उपलब्ध की जाए। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा कदम है। इससे बेहतर तो हो ही नहीं सकता कि भाई कानून के अंतर्गत हम ये सुनिश्चित कर दें कि लोगों को समय पर सेवा मिलेगी, गुणवत्ता प्रधान सेवा मिलेगी, बेहतर सर्विस की गारंटी प्रोवाइड करें। और ये कानून हर जगह लागू है। सबसे पहले लागू करने वाला प्रदेश मध्य प्रदेश था, आज उत्तर प्रदेश में भी लागू है, बिहार में भी लागू है, हर जगह लागू है। बिहार में 2 दर्जन पुल बह गए बारिश में, और लोक सेवा गारंटी कानून लागू है। 2 दर्जन पुल बह गए, क्या मतलब है? ऐसे कानून का क्या मतलब है? कानून भी लागू है और कोई गारंटी भी नहीं है, घटिया तरीके से सर्विसेज दी जा रही है, खराब तरीके से सर्विसेज दी जा रही है, घटिया क्वालिटी की सर्विस प्रोवाइड की जा रही है। इसलिए जो लोक सेवा गारंटी कानून राज्यों ने बनाए हैं, सैद्धांतिक तौर पर तो बहुत अच्छा है, सिटीजन चार्टर से भी अच्छा लगता है, लेकिन व्यावहारिक धरातल पर बेहद खराब है। सिटीजन चार्टर इसका विकल्प नहीं हो सकता। ये सिटीजन चार्टर का विकल्प नहीं हो सकता। क्यों? कई रीजन है। कानून बनते हैं तो उनकी भाषा जटिल हो जाती है, सिटीजन चार्टर की भाषा सरल होगी। सिटीजन चार्टर बनाने में लोगों की भागीदारी लेना जरूरी है, नहीं लिया विभागों ने गलत किया, हमने लिखा सुझाव में, लेना जरूरी है। सिटीजन चार्टर को लगातार अपडेट करना जरूरी है, कानून बनाने में इन सब चीज़ों की जरूरत नहीं। और कानून बनाने में अगर अपडेट करना है तो कानून एक निश्चित प्रक्रिया से बनता है, विधेयक पेश होगा, चर्चा होगी, पारित होगा, राज्यपाल अनुमति देगा, तब संशोधन होगा कानून में। सिटीजन चार्टर में विभाग के अधिकारी के आदेश से तुरंत संशोधन हो जाएगा, इमीडिएट, विद इमीडिएट इफेक्ट संशोधन हो जाएगा। तो इसलिए जो जन सेवा या लोक सेवा गारंटी जैसे कानून हैं वो सिटीजन चार्टर का विकल्प नहीं हो सकते। राज्यों को सिटीजन चार्टर के लिए कदम उठाने होंगे बजाय ऐसे कानूनों के लिए। कानून ठीक है, बने रहने दें, उसमें कोई ऐसी समस्या नहीं है, लेकिन जो सिटीजन चार्टर है उनकी घोषणा जरूरी है। सिटीजन चार्टर का स्थान कोई नहीं ले सकता, कानून नहीं ले सकते। तो हेडिंग लिख लो जरा इसको, लोक सेवा गारंटी अधिनियम बनाम सिटीजन चार्टर। लोक सेवा अधिनियम बनाम लोक सेवा गारंटी अधिनियम बनाम सिटीजन चार्टर लिखो। कुछ राज्यों ने लोक सेवा गारंटी अधिनियम, लोक सेवा गारंटी अधिनियम जैसे कानून निर्मित किए हैं। कुछ राज्यों ने लोक सेवा गारंटी अधिनियम जैसे कानून निर्मित किए हैं, लोक सेवा गारंटी अधिनियम जैसे कानून निर्मित किए हैं। इनके माध्यम से राज्यों में, इनके माध्यम से राज्यों में विभागों के द्वारा दी जाने वाली सेवाओं की, इसके माध्यम से राज्यों में विभागों के द्वारा दी जाने वाली सेवाओं की कानूनी गारंटी उपलब्ध कराई गई है, कानूनी गारंटी उपलब्ध कराई गई है। पैरा चेंज करके लिखें, पैरा चेंज करके लिखें। किंतु इन कानूनों को सिटीजन चार्टर का विकल्प नहीं माना जा सकता, किंतु इन कानूनों को सिटीजन चार्टर का विकल्प नहीं माना जा सकता, इन कानूनों को सिटीजन चार्टर का विकल्प नहीं माना जा सकता। क्योंकि डैश, पहला पॉइंट, सिटीजन चार्टर की भाषा सरल होगी, सिटीजन चार्टर की भाषा सरल होगी, जबकि कानूनों की भाषा प्रायः जटिल होती है, जबकि कानूनों की भाषा प्रायः जटिल होती है। दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट, सिटीजन चार्टर में संशोधन करना सरल होगा, सिटीजन चार्टर में संशोधन करना सरल होगा, जबकि कानून में संशोधन की प्रक्रिया जटिल होती है, जबकि कानून में संशोधन की प्रक्रिया जटिल होती है। अतः सिटीजन चार्टर को अपडेट करना आसान होगा, सिटीजन चार्टर को अपडेट करना आसान होगा। अगला पॉइंट, कानून के बजाय, कानून के बजाय सिटीजन चार्टर जैसे दस्तावेज अधिक लोकप्रिय होंगे,
कानून के बजाय सृजन चार्टर जैसे दस्तावेज अधिक लोकप्रिय होंगे, क्योंकि कानूनों के अनुपालन में विभिन्न जटिलताएं सम्मिलित होती हैं। कानूनों के अनुपालन में विभिन्न जटिलताएं सम्मिलित होती हैं। तो राज्य जो कहते हैं कि भाई हमने तो कानून बना रखा है, ठीक है, कानून बनाए, अच्छी बात है। जो लोग इस कानून के बारे में जानेंगे उपयोग कर पाएंगे। आप जिस राज्य से आते हैं, हिंदी बेल्ट से आते हैं, आपके सभी राज्यों में ये कानून है, आपको पता है। सवाल ये है कि एक तो सृजन चार्टर की मैंने बात की, दूसरी बात आप यूपी, एमपी, बिहार, छत्तीसगढ़, इन्हीं सब राज्यों से आते हैं, झारखंड, और यहाँ पर इस तरीके के कानून हैं आपके यहाँ। कहीं जन सेवा गारंटी नाम होगा, कहीं लोक सेवा गारंटी नाम होगा, ऐसे ही नाम होगा। आपके यहाँ ये कानून है और पिछले 1 दशक से लागू है। क्या आपको पता है? नहीं पता, जबकि विभागों से सेवाएं लेते रहते हैं, तो इसलिए इस कानून की जानकारी होनी ही चाहिए। तो सरकारें अपनी तरफ से खाना पूर्ति तो कर दे रही है कि देखो है मेरे पास, खिलौना है मेरे पास, खेल नहीं सकते आप उसके साथ, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि आपके पास है। तो ये आवश्यक है कि हम जो कदम सुधारों के रूप में उठाएं, उनके विषय में जानकारी दें। अब सृजन चार्टर के बाद जो अगला कॉन्सेप्ट है वह है सिविल समाज। सिविल सोसाइटी, इसको हिंदी में आप नागरिक समाज भी कह सकते हैं, सभ्य समाज भी कह सकते हैं। अनुवाद बहुत सारे मिलते हैं हिंदी में। सिविल सोसाइटी है तो सिविल सोसाइटी का एक ही अनुवाद है, वो है समाज। सिविल शब्द के बहुत सारे अनुवाद हैं, इसलिए सिविल समाज ही लिखिए, बजाय नागरिक समाज, सभ्य समाज, इस तरीके से। इसकी अवधारणा सबसे पहली बार हीगल ने दी। हीगल दार्शनिक थे, फिर आगे चलकर ग्रामशी वगैरह ने इसको आगे विस्तार दिया, समझाया। हीगल ने कहा एक तो प्राकृतिक समाज होता है। प्राकृतिक समाज का मतलब होता है परिवार। ये आपका प्राथमिक समाज है। जैसे ही आप किसी परिवार में जन्म लेते हैं, किसी न किसी परिवार में जन्म लेते हैं, और उसमें आपकी कोई चॉइस नहीं होती कि आप किस परिवार में जन्म लोगे। भगवान आपसे नहीं पूछता कि अच्छा बताओ कहाँ जाना है, तो आप अनायास ही और अकस्मात ही किसी परिवार के हिस्से बन जाते हैं। उसमें आपका कोई वश नहीं, आपकी कोई इच्छा नहीं। और इस प्रकार परिवार एक मूलभूत और प्राकृतिक समाज के रूप में जन्म लेता है। लेकिन जब व्यक्ति बड़ा होता है, समझदार होता है, तो उसे लगता है कि नहीं, सब कुछ तो हमारे हाथ में है। तो फिर वो अपने लिए जो समाज है, कई सारे परिवार हैं, समूह हैं, समुदाय हैं, उन सबको चलाने के लिए, नियंत्रित करने के लिए नियम बनाता है और लागू करता है। नियमों की उस व्यवस्था से उस पूरे समूह की गतिविधियों का संचालन किया जाता है और एक राजनीतिक समाज जन्म लेता है। यानी सरकार से संबंधित, सरकार से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, नेता हैं, अधिकारी हैं, संस्थाएं हैं, सरकार से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, उन सबको मिलाकर के जो समाज बनता है उसको राजनीतिक समाज कहते हैं, पॉलिटिकल सोसाइटी कहते हैं। और या सरकारी समाज कह लो, राजनीतिक समाज कह लो, इन दोनों के बीच जो समाज है वो सिविल समाज है। उन दोनों के बीच का जो समाज है वो सिविल समाज है, सभ्य समाज है। इन दोनों के बीच का समाज है जो प्राकृतिक समाज नहीं, यानी परिवार नहीं आएगा सिविल सोसाइटी में, जबकि हम किसी न किसी परिवार के सदस्य होते हैं, लेकिन सिविल समाज में परिवार कंसीडर नहीं किया जाएगा और सरकार से जुड़े हुए सारे लोग कंसीडर नहीं किए जाएंगे। इन दोनों लोगों को छोड़कर जो भी लोग हैं सब सिविल समाज के पार्ट माने जाएंगे। जैसे धर्म आधारित समूह संगठन लोग बना लेते हैं, जाति आधारित लोग समूह संगठन बना लेते हैं, किसानों का संगठन है, व्यापारियों का संगठन है, छात्र संगठन है, महिला संगठन है, इत्यादि। इस तरीके के जितने समूह, समाज का मतलब लोगों का समूह है, बिना लोगों के समूह के समाज की कल्पना नहीं कर सकते। तो जहां लोग एकत्र होकर अपनी भूमिका निभाएंगे तो वो सब सिविल समाज के पार्ट माने जाएंगे, जो परिवार नहीं है और सरकारी समाज से जुड़े हुए नहीं। यही सिविल समाज की अवधारणा है। सिविल समाज की अवधारणा के बारे में हम लोग अध्ययन इसलिए कर रहे हैं, खुलापन और जवाबदेही के लिए, जिम्मेदारी के लिए, क्योंकि सिविल समाज की अवधारणा सबसे पहले पश्चिमी देशों में विकसित हुई, अमेरिका जैसे देशों में विकसित हुई। और अमेरिका जैसे देशों में सिविल समाज सरकार के पूरक घटक के रूप में विकसित हुए, पूरक घटक और सहयोगी घटक के रूप में विकसित हुए। इसका मतलब यह हुआ कि अमेरिका में जब सरकारें नीतियों को लागू करती थी, कार्यक्रमों को लागू करती थी, तो नीतियों और कार्यक्रमों को लागू करने में जो फील्ड में चुनौतियां फेस करनी पड़ती थी, समस्याएं फेस करनी पड़ती थी, उन सबको दूर करने के लिए सिविल समाज के लोग आगे आ जाते थे। सिविल समाज के लोग आगे आकर प्रभावी भूमिका निभाने लगते थे, जिससे कि उन चुनौतियों को, उन समस्याओं को दूर किया जा सके। और यहीं से सिविल समाज सरकार के सहयोगी और पूरक घटक के रूप में विकसित होने लगे। और इसीलिए अमेरिका के विकसित बनने में सिविल समाज का बड़ा योगदान रहा। अमेरिका के विकसित बनने में सिविल समाज का बड़ा योगदान रहा। जैसे मैंने भी आपको बताया कि ब्रिटेन में सृजन चार्टर लागू हुआ। ब्रिटेन में मार्गरेट थैचर ने एक साथ, एक झटके में हजार हजार लोगों की नौकरियां खत्म कर दी, कई हजार लोगों की नौकरियां एक दिन में खत्म कर दी। क्यों? क्योंकि सिविल समाज ने सपोर्ट किया। विपक्षी दल वो तो ठीक है, सिविल समाज ने सपोर्ट किया, लोगों ने सपोर्ट किया, बहुत जरूरी है देश के लिए, बेहद आवश्यक है। तो विकसित देशों में वो विकसित इसलिए बन पाए, वहां विकास इसलिए हो पाया क्योंकि विकास में सिविल समाज ने उनका सहयोग किया और इसलिए विकास की गति उनकी तीव्र होती चली गई। इसलिए सिविल समाज
सरकार के पूरक माने जाते हैं और सुधार करने में सहयोगी माने जाते हैं। हमारी चर्चा सुधारों पर ही केंद्रित है, इसीलिए हम सिविल समाज के बारे में पढ़ रहे हैं। क्या करते हैं सिविल समाज? लोगों को जागरूक बनाते हैं, लोगों को उनके अधिकारों के बारे में, दायित्वों के बारे में शिक्षित करते हैं, प्रशिक्षित करते हैं, उनको सरकार की नीतियों के बारे में बताते हैं, कार्यक्रमों के बारे में बताते हैं, कैसे सरकार की नीतियों कार्यक्रमों का लाभ लिया जा सकता है ये समझाते हैं। ये सरकार के लिए टारगेटेड ग्रुप की पहचान करते हैं, लक्षित समूहों की पहचान करते हैं, जिससे कि सरकार लक्षित समूहों तक नीतियों का लाभ सही तरीके से पहुंचा सके। ये सरकार और लोगों के बीच एक जोड़ने वाली कड़ी का काम करते हैं, पुल का काम करते हैं। लोगों की समस्याएं, लोगों की आवश्यकताएं, जरूरतें सब सरकार को बताते हैं और सरकार के कार्यक्रम, नीतियां, इन सब के बारे में लोगों को बताते हैं। कैसे लोग सरकार में भागीदारी निभा सकते हैं, कैसे सरकारी नीतियों का लाभ ले सकते हैं, ये सुनिश्चित करते हैं। तो न केवल सरकार और लोगों को जोड़ते हैं, बल्कि लोगों की भागीदारी सरकार में सुनिश्चित करते हैं, प्रशासन में सुनिश्चित करते हैं। ये प्रशासन पर निगरानी रखने का काम करते हैं, ये लोक हितों पर निगरानी रखने का काम करते हैं, इसलिए लोक हित के वॉच डॉग कहलाते हैं, रखवाले कहलाते हैं। सरकार पर निगरानी रखने का काम करते हैं कि सरकारें ठीक से काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, लोगों के हित के लिए काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। इसलिए सरकारों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने का भी काम करते हैं, क्योंकि सरकार को पता है कि सिविल समाज के लोग हैं, बाहर बहुत सारे नागरिक समुदाय हैं जो हम पर गिद्ध निगाह लगाए बैठे हैं, जो हम पर निगाह लगाए बैठे हैं, देख रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, और जैसे हम कुछ गलत करेंगे आकर के हमारे सामने खड़े हो जाएंगे कि अच्छा बच्चू गलत किया तुमने, चलो तुम्हारी शिकायत ऊपर करता हूँ या न्यायपालिका में करता हूँ। तो सरकारी अधिकारियों को भय है कि कोई है, सीसीटीवी लगा हुआ है, लेकिन वो सीसीटीवी ये कैमरा वाला नहीं है, बल्कि ये नागरिकों की सीसीटीवी है। सीसीटीवी मतलब क्लोज सर्किट टेलीविजन। तो ये कैमरे की सीसीटीवी नहीं है, ये नागरिकों की सीसीटीवी है। नागरिक निगाह लगाए बैठे हुए हैं, नागरिक देख रहे हैं कौन सा अधिकारी क्या कर रहा है, कब कर रहा है, कैसे कर रहा है, कितना काम कर रहा है, काम कर रहा है नहीं कर रहा है, विभागों में आता है, समय पर आता है, काम करता है नहीं करता है, पहले चला जाता है, विभाग में काम करते समय रिश्वत लेता है नहीं लेता है, लोगों को परेशान करता है नहीं करता है, सब नागरिक सीसीटीवी लगाए देख रहे हैं। नागरिकों की निगाह है उन पर, और जब नागरिकों की निगाह है उन पर, सिविल समाज की निगाह है उन पर, तो वो खुलापन अपनाते हैं। हाँ भाई देखो हम सब अच्छा कर रहे हैं, वो जिम्मेदारी से काम करते हैं कि देखो भाई हम अच्छा रिजल्ट लेकर आ रहे हैं, यानी पारदर्शिता और जवाबदेही। यही है पारदर्शिता जवाबदेही। तो वो पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने का काम करते हैं। तो इस तरीके से सिविल समाज पश्चिमी देशों में सरकार के पूरक घटक के रूप में विकसित हुए हैं। भारत की अगर हम बात करें तो भारत में सिविल समाज सरकार के पूरक घटक के रूप में विकसित नहीं हुए, यहाँ सरकार के विरोधी घटक के रूप में विकसित हुए हैं। 1970 के दशक से भारत में सिविल समाज का उद्भव शुरू हुआ, 1970 के दशक से। लेकिन हमारे यहाँ सिविल समाज का उद्भव सरकार की असफलता की प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुआ। सरकार की असफलता की प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप कैसे उत्पन्न हुआ? चमोली, उत्तराखंड, चमोली जिले में रेडी गांव में गांव वालों ने कहा अधिकारियों से कि जनाब 4 पेड़ काटने की परमिशन दे दो, क्योंकि खेती में काम आने वाले उपकरण बनाने हैं, हल बनाना है, कुदाल बनानी है, फावड़े बनाने हैं, तो पेड़ चाहिए, 4 पेड़ काटने की परमिशन दे दो। अधिकारियों ने मना कर दिया, खबरदार पर्यावरण का नुकसान हो जाएगा, सरकारी नीतियां परमिशन नहीं देती, नहीं मिलेगी परमिशन, नहीं दिया परमिशन। और उसी के कुछ ही दिन के भीतर एक स्पोर्ट्स का सामान बनाने वाली कंपनी को 2400 पेड़ काटने की परमिशन दे दी, वहीं पर उसी जगह पर। 4 पेड़ काटने की परमिशन नहीं दी, 2400 पेड़ काटने की परमिशन दे दी, क्योंकि रिश्वत मिला, कमीशन मिला, आकंठ कमीशन मिला। नेताओं ने भी रिश्वत खाई, अधिकारियों ने भी रिश्वत खाई, लोग इकट्ठे हो गए, पेड़ों से चिपक गए, बोले खबरदार काटने नहीं दूंगा। 4 पेड़ काटने की परमिशन नहीं दी, जबकि खेती के लिए जरूरी था हमारे लिए, और 2,500 पेड़ काटने की परमिशन दे दी, नहीं कटेंगे, एक भी पेड़ नहीं कटेंगे। चिपको मूवमेंट, चिपको आंदोलन, चंडी प्रसाद भट्ट, गोविंद सिंह रावत, बहुत सारे लोग, गौरा देवी, गांव के लोगों को इकट्ठा किया गया, पेड़ों से चिपक गए, बोले कटने नहीं देंगे। चिपको आंदोलन शुरू हुआ। क्यों शुरू हुआ? अधिकारियों के भ्रष्टाचार। 4 पेड़ नहीं काटने दिया, तब पर्यावरण को नुकसान हो रहा था, और 2400 पेड़ से पर्यावरण को नुकसान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि गांधी जी का दर्शन हो गया ना। मेरा तो मानना है गांधी जी को नोट से हटा देना चाहिए। ये करप्शन के पर्याय बन गए हैं इस देश में, क्योंकि बिना गांधी बाबा के दर्शन के अधिकारियों के ज्ञान चक्षु नहीं खुलते हैं। बिना गांधी बाबा के दर्शन के अधिकारियों के कार्य में हाथों में गति नहीं आती है, वो काम नहीं करते हैं। इसलिए गांधी बाबा को नोट से हटाओ, कम से कम ये गांधीवादी दर्शन का विचार तो कमजोर हो। ये मजाक की बात मैं कर रहा था, लेकिन करप्शन रोकने के लिए कदम तो उठाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि करप्शन बहुत ज्यादा है, बहुत चिंता की बात है हम सबके लिए। रिश्वतखोरी बहुत है। ऐसे ही नर्मदा बचाओ, नर्मदा बचाओ में बांध बन रहा था, पुनर्वास की व्यवस्था नहीं की गई, बिना पुनर्वास के बांध बनाने लगे, तो नर्मदा बचाओ शुरू हो गया। बचपन बचाओ, बच्चों को बाल श्रम से मुक्त कराना है, बाल श्रम पर नियंत्रण आर्टिकल 24 में लिखा गया है, मूलाधिकार के रूप में लिखा गया है। लेकिन कालीन उद्योग, कांच उद्योग, खतरनाक उद्योग, केमिकल उद्योग, सब में बच्चे काम करते हैं। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे काम करते थे। क्यों? नेताओं को, सांसदों को कमीशन जाता था, विधायकों को कमीशन जाता था, जिले के जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, लेबर कमिश्नर, सबको कमीशन जाता था बच्चों से काम करवाने के लिए। ये इस देश में मूलाधिकारों की स्थिति थी। जब सरकारों ने काम नहीं किया तो फिर बचपन बचाओ मूवमेंट शुरू हुआ कि भाई सरकार नहीं बचा रही तो कम से कम हम बचाएं देश के बच्चों का भविष्य। तो बचपन बचाओ की शुरुआत हुई। जितने भी सामाजिक आंदोलन भारत में शुरू हुए, जितने भी इस तरीके की सिविल समाज की भूमिकाएं शुरू हुई, वो सरकार के विरोधी घटक के रूप में शुरू हुई। हालांकि योजना आयोग को अकल आई थोड़ी सी आगे चलकर। 80 के दशक में योजना आयोग ने कहा कि योजनाओं को लागू करने में गैर सरकारी संगठनों को हमें शामिल करना होगा, सिविल समाज के संगठनों को शामिल करना होगा। 90 के दशक से नेचर बदला, जब उदारीकरण वैश्वीकरण आया, तो उदारीकरण वैश्वीकरण आने के बाद 90 के दशक से ऐसे गैर सरकारी संगठन विकसित होने लगे जो सरकार के साथ मिलकर काम करने लगे। शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल आदि जैसे क्षेत्रों में गैर सरकारी संगठन लोगों के भागीदार बन गए।
2007 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय नीति की घोषणा की और उसमें कहा कि जितने भी सामाजिक क्षेत्र की परियोजनाएं हैं वो स्वैच्छिक संगठनों की भागीदारी के बिना लागू नहीं की जाएंगी। और इस तरीके से सिविल समाज भारत के सहयोगी घटक बन गए। पोलियो उन्मूलन का कार्यक्रम सबसे अच्छा उदाहरण है। अगर सिविल समाज के लोगों ने भूमिका न निभाई होती, डोर टू डोर जाकर पोलियो ड्रॉप नहीं पिलाया होता, तो 146 करोड़ की आबादी वाला देश आज पोलियो मुक्त नहीं होता। तो पोलियो मुक्त करने में सिविल समाज के संगठनों का बड़ा योगदान रहा। तो अब भारत में सिविल समाज की प्रकृति बदल चुकी है। वो सरकार के सहयोगी घटक के रूप में भी है और सरकार के विरोधी घटक के रूप में भी, विरोधी घटक के रूप में भी है। ऐसे एनजीओ हैं जो अपनी दुकान चलाने के लिए विकास कार्यों का विरोध करते हैं, विदेशों से पैसा लेते हैं और भारत की कंपनियां निवेश न करने पाए इसलिए झंडा लगा के बैठ जाते हैं कि यहाँ कंपनी लगेगी तो पर्यावरण का नुकसान होगा, यहाँ कंपनी लगेगी तो जनजातियों का नुकसान होगा। और कोई विदेशी कंपनी निवेश करने लगे तो झंडा बैनर उठा के चले जाते हैं। तब ना पर्यावरण का नुकसान होता है, ना जनजातियों को नुकसान होता है, ना किसानों का नुकसान होता है। लेकिन अगर भारत का कोई आदमी उद्योग लगाने लगे तो पर्यावरण का भी नुकसान है, किसानों का भी नुकसान है, सबका नुकसान है। ऐसे एनजीओ, ऐसे दुष्चरित्र वाले एनजीओ हमारे देश में मौजूद हैं जो विदेशों से पैसा लेते हैं और भारत विकास न कर सके इसलिए बैठकर धरना प्रदर्शन करते हैं। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात भारत के इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट में लिखित है, लिखकर बताया गया है, रिटन है ये, कि हमारे देश में ऐसे एनजीओ हैं, ऐसे सिविल समाज के संगठन हैं। तो विगत वर्षों में सिविल समाज ने जिस तरीके की भूमिका निभाई है वो पतनोन्मुख भी है और कभी कभी इन्होंने हिंसा का प्रदर्शन किया है। जैसे किसान आंदोलन पर बैठे तो लाल किले पर पहुंच गए धरना प्रदर्शन करते, हिंसा करते हुए, पूरे दिल्ली की सड़कों पर ट्रैक्टर बाइक की तरीके से दौड़ाया, पुलिस वालों को कुचला, कई जगह कुचलने की कोशिश की गई, तिरंगा उतार दिया गया, लाल किले से फर्जी झंडा लगा दिया गया, तिरंगे को उतार कर एक फर्जी झंडा टांग दिया गया। तो ये हरकतें सिविल समाज की थोड़ी हैं, ये हरकतें किसानों की थोड़ी हैं, ये तो उग्रवादियों की हरकतें हैं। तो इस तरीके से सिविल समाज में भारत ने सिविल समाज ने इस तरीके की भूमिका का प्रदर्शन किया है, निगेटिव रोल प्ले किया है विगत वर्षों में। बहुत सारे सिविल समाज की ऑर्गेनाइजेशन है, जाति के आधार पर जो संगठन है वो जाति के आधार पर मतभेद बढ़ा रहे हैं, भेदभाव बढ़ा रहे हैं। जो धर्म के आधार पर बनाए गए संगठन है वो धार्मिक कट्टरता फैला रहे हैं, लोगों को आतंकी बनने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो भारत में बहुत सारे सिविल समाज ऐसे हैं जो निगेटिव रोल भी प्ले कर रहे हैं। इसलिए सिविल समाज की भूमिका में सुधार की जरूरत है और इसके लिए हमें लोगों को शिक्षित करना होगा, जागरूक करना होगा और शिक्षा और जागरूकता के माध्यम से ही भूमिका में सुधार लाया जा सकता है। तो लिखो सिविल समाज, लिखो लिखो सिविल समाज का आशय, सिविल समाज का आशय समाज के ऐसे समूहों से है, समाज के ऐसे समूहों से है जो सरकार या राजनीतिक समाज से भिन्न होते हैं, जो सरकार या राजनीतिक समाज से भिन्न होते हैं और परिवार नहीं होते, यानी परिवार भी नहीं होते। इस प्रकार एक गैर सरकारी या गैर राजनीतिक समाज, एक गैर सरकारी या गैर राजनीतिक समाज को सिविल समाज की संज्ञा दी जाती है, सिविल समाज की संज्ञा दी जाती है। पैरा चेंज करके लिखो, इस अवधारणा का विकास सर्वप्रथम पश्चिमी देशों में हुआ, इस अवधारणा का विकास सर्वप्रथम पश्चिमी देशों में हुआ जहां ये सरकार के सहयोगी घटक के रूप में विकसित हुए, जहां ये सरकार के सहयोगी या पूरक घटक के रूप में विकसित हुए, सरकार के सहयोगी और पूरक घटक के रूप में विकसित हुए। अब लिखो भूमिका, सिविल समाज की भूमिका। एक एक पॉइंट में लिखते चलते हैं, सिविल समाज की भूमिका लिखो। पहला पॉइंट लिखो, ये लोगों को जागरूक बनाते हैं, ये लोगों को जागरूक बनाते हैं और उन्हें उनके अधिकारों एवं कर्तव्यों के विषय में शिक्षित व प्रशिक्षित करते हैं, और उन्हें उनके अधिकारों एवं कर्तव्यों के विषय में शिक्षित व प्रशिक्षित करते हैं, शिक्षित व प्रशिक्षित करते हैं। अगला पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, ये लोगों की समस्याओं और आवश्यकताओं को, ये लोगों की समस्याओं और आवश्यकताओं को सरकार तक प्रेषित करते हैं, ये लोगों की समस्याओं और आवश्यकताओं को सरकार तक प्रेषित करते हैं और सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों आदि के विषय में, और सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों आदि के विषय में लोगों को सूचित करते हैं, लोगों को बताते हैं, लोगों को सूचित करते हैं। इस प्रकार ये सरकार और लोगों के मध्य, इस प्रकार ये सरकार और लोगों के मध्य संपर्क का साधन बनकर प्रकट हुए हैं, संपर्क का साधन बनकर प्रकट हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ये लक्षित समूहों की पहचान करते हैं, टारगेटेड ग्रुप, ये लक्षित समूहों की पहचान करते हैं और उन लोगों तक
और उन लोगों तक नीतियों का लाभ पहुंचाया जा सके, उन लोगों तक नीतियों का लाभ पहुंचाया जा सके, यह सुनिश्चित करते हैं, यह सुनिश्चित करते हैं। अगला पॉइंट, ये लोगों के हितों के संरक्षक, वॉचडॉग, यह लोक हितों के संरक्षक, रखवाले, वॉचडॉग के रूप में कार्य करते हैं। यह लोगों के हितों के संरक्षक के रूप में कार्य करते हैं। अगला पॉइंट, यह लोगों के हितों के संरक्षक के रूप में कार्य करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ये सरकार पर और ये सरकार एवं प्रशासन पर निगरानी रखने का कार्य करते हैं, सरकार और प्रशासन पर निगरानी रखने का कार्य करते हैं। इस प्रकार भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने में सहायक होते हैं। इस प्रकार भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने में सहायक होते हैं। अगला पॉइंट, ये शासन एवं प्रशासन में ये शासन एवं प्रशासन में पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करते हैं। शासन एवं प्रशासन में पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करते हैं। अब लिखो भारत में सिविल समाज, भारत में सिविल समाज लिखो। भारत में सिविल समाज की अवधारणा का विकास 1970 के दशक में हुआ। भारत में सिविल समाज की अवधारणा का विकास 1970 के दशक में हुआ, किंतु यह सरकार के सहयोगी घटक के रूप में विकसित नहीं हुआ, पाश्चात्य देशों की भांति। ये भी लिख लो, किंतु यह पाश्चात्य देशों की भांति सरकार के सहयोगी घटक के रूप में विकसित नहीं हुआ, सरकार के सहयोगी घटक के रूप में विकसित नहीं हुआ, बल्कि यह सरकार की असफलताओं की प्रतिक्रिया से उपजे थे, सरकार की असफलता की प्रतिक्रियाओं से उपजे थे। अतः एक विरोधी घटक के रूप में विकसित हुए, अतः सरकार के एक विरोधी घटक के रूप में विकसित हुए, जैसे चिपको, बचपन बचाओ आदि, नर्मदा बचाओ, चिपको, तमाम आदि। किंतु आगे चलकर 90 के दशक में ये सरकार के सहयोगी घटक के रूप में भी कार्य करने लगे, ये सरकार के सहयोगी घटक के रूप में भी कार्य करने लगे। 2007 में सरकार ने घोषणा की कि सामाजिक क्षेत्रों की नीतियों के कार्यान्वयन में सामाजिक क्षेत्रों की नीतियों के कार्यान्वयन में स्वैच्छिक संगठनों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी, स्वैच्छिक संगठनों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी, स्वैच्छिक संगठनों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम की सफलता, पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम की सफलता, भारत में सिविल समाज की पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम की सफलता भारत में सिविल समाज की सफल भूमिका या सकारात्मक भूमिका का परिचायक रहा है, सफल भूमिका या सकारात्मक भूमिका का परिचायक रहा है। इस प्रकार वर्तमान समय में भारत में सिविल समाज की मिश्रित प्रकृति विद्यमान है, सिविल समाज की मिश्रित प्रकृति विद्यमान है, सिविल समाज की मिश्रित प्रकृति विद्यमान है। अर्थात भारत में सिविल समाज सरकार के सहयोगी और विरोधी, अर्थात भारत में सिविल समाज सरकार के सहयोगी और विरोधी दोनों घटकों के रूप में विद्यमान है। कुछ विरोधी हैं, कुछ सहयोगी हैं। अब 2 लाइनें लिख लो, समीक्षा लिखो, समीक्षा, सिविल समाज की समीक्षा लिख लेते हैं। भारत में लिखो, अनेक अवसरों पर सकारात्मक भूमिकाओं के बावजूद भी ऐसे अवसर उत्पन्न हुए हैं
जब सिविल समाज ने जब सिविल समाज ने नकारात्मक भूमिका का परिचय दिया है, जब सिविल समाज ने नकारात्मक भूमिका का परिचय दिया है, जैसे जातिगत कट्टरता और भेदभाव में वृद्धि, जातिगत कट्टरता और भेदभाव में वृद्धि, कमा धार्मिक कट्टरता और भेदभाव में वृद्धि, धार्मिक कट्टरता और भेदभाव में वृद्धि, कमा दो वर्गों में विद्वेष, दो समूहों में विद्वेष, कमा धरना प्रदर्शन के नाम पर, धरना प्रदर्शन के नाम पर हिंसा को प्रोत्साहन। धरना प्रदर्शन करने का अधिकार हर किसी को है, लेकिन उसके नाम पर हिंसा नहीं होनी चाहिए। धरना प्रदर्शन के नाम पर हिंसा को प्रोत्साहन, मानवाधिकारों के नाम पर, मानवाधिकारों के नाम पर उग्रवादियों और आतंकियों का बचाव इत्यादि, मानवाधिकारों के नाम पर उग्रवादियों और आतंकियों का बचाव करना इत्यादि। ये स्थितियां चिंताजनक हैं, ये स्थितियां चिंताजनक हैं। अतः मूल्य आधारित शिक्षा, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, अतः मूल्य आधारित शिक्षा और लोगों में जागरूकता का विकास कर, मूल्य आधारित शिक्षा और लोगों में जागरूकता का विकास कर इन समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। मूल्य आधारित शिक्षा और लोगों में जागरूकता का विकास कर इन समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। तो ये हो गया सिविल सोसाइटी। अब क्वेश्चन पूछ लो जो पूछना